सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल YouTube चैनल के अंदर। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कंप्लीट साइंस की सीरीज हमारी चली हुई है मेरे भाई। ठीक है, कंप्लीट साइंस की सीरीज हमारी चली हुई है। मैं थोड़ा सा आपको फिर से रिकैप करवा देता हूं, हो सकता है कोई बच्चा जो है नया यहाँ पे जुड़ा हो मेरे भाई। ठीक है, कंप्लीट साइंस की सीरीज जो है हमारी चली हुई है और इसको जो है 30 डेज के अंदर जो है हम खत्म करने वाले हैं। फिजिक्स हमारी कंप्लीट हो चुकी है मेरे भाई। ठीक है, फिजिक्स हमारी जो है कंप्लीट हो चुकी है। अभी हमारा क्या चला हुआ है, अभी हमारी जो है केमिस्ट्री चली हुई है और केमिस्ट्री के जो है टोटल हम 9 चैप्टर यहां पर करने वाले हैं। पहला चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। पहला चैप्टर हमने क्या कंप्लीट किया था, पदार्थ किया था मेरे भाई। ठीक है, थोड़ा सा बता देता हूं, पदार्थ एवं उनकी प्रकृति मेरे भाई। ठीक है, ये चैप्टर हमने पहले, प्रकृति आएगा ना, पदार्थ एवं उनकी प्रकृति, तो ये चैप्टर हमने काफी अच्छे तरीके से बिल्कुल जो है आसान लैंग्वेज हमने किया था। दूसरा चैप्टर हमने क्या किया था, परमाणु देखा था मेरे भाई। ठीक है, परमाणु की संरचना देखी थी मेरे भाई। ठीक है, संरचना। उसके बाद अभी जो है संडे से पहले जो शनिवार गया है, तीसरा दिन, हमने क्या किया था, तो तीसरे दिन हमने मेरे भाई चैप्टर देखा था रासायनिक बंधन वाला। ठीक है, रासायनिक बंधन। ठीक है, रासायनिक बंधन एवं रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं, ये वाला चैप्टर जो है, ये 3 चैप्टर हम कंप्लीट करके आए हैं और आज चौथा चैप्टर हम यहां पर कंप्लीट करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है मेरे भाई, केमिस्ट्री का अध्याय 4 आज हम यहां पर कंप्लीट करेंगे, जिसका नाम है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण मेरे भाई। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जो है हम यहां पर कंप्लीट करने वाले। बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे और सिर्फ उतना ही समझेंगे जितना आपके वनडे एग्जाम्स में आने के लिए इंपॉर्टेंट होगा मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई। आई होप सारी चीजें आपको समझ आ रही होंगी। ये सारे हम जो है एमसीक्यू देखने वाले हैं और पिछले चैप्टर में भी हम यही देखते आए हुए हैं। चैप्टर से पहले यानी कि एमसीक्यू से पहले हम क्या देखते हैं, उस पूरे चैप्टर का जो है सरल भाषा में सारांश देखते हैं, जो कि आपको आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तभी आपको ये क्वेश्चन समझ आएंगे और तभी ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान भाषा में आप कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर जो है 25 क्वेश्चन हम इसके देखने वाले हैं, 25 एमसीक्यू चैप्टर नंबर 4 केमिस्ट्री के जो है देखने वाले हैं। इससे पहले यहां पे जो है सरल सारांश मैंने एवरीथिंग जो है चीजें लिख दी है मेरे भाई। ठीक है, सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी है, कोई भी चीज ऐसी नहीं छोड़ी है जो बिल्कुल आसान हो, जो आपके एग्जाम में आज तक नहीं पूछी गई हो या फिर पूछी ना जा सकती हो मेरे भाई। इस चैप्टर को देखने के बाद जो है मोस्टली डाउट जो है आपके क्लियर हो जाएंगे, मोस्टली डर आपका क्लियर हो जाएगा। वैसे तो इतने सारे चैप्टर मैं यहाँ पर करवा चुका हूँ साइंस से, जो पहले आपको डर लगता था, आई होप अब इतना डर नहीं लगता होगा, क्योंकि बिल्कुल आसान भाषा में मैंने यहाँ पर आपके लिए कर दिया है मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई। अब इसको भी हम जो है चैप्टर को बिल्कुल आसान भाषा में यहां पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर हम क्या देखने वाले हैं, तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा चीजें इस चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं मेरे भाई। ठीक है, क्या देखने वाले हैं, तो इसके अंदर भी हम स्टैटिक जीके देखने वाले हैं मेरे भाई। ठीक है, बिल्कुल जो होता है ना कि भाई न्यूमेरिकल वगैरह होता है, जो डिफिकल्ट चीजें होती हैं वो नहीं देखेंगे हम, बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको यहां पर समझाने वाला हूं। चैप्टर नंबर 4 यानी कि अध्याय नंबर 4 मेरे भाई। ठीक है, अध्याय 4। ठीक है, इसके अंदर हम क्या क्या देखने वाले हैं, तो इसके अंदर हम डोबर नाइर को देखने वाले हैं मेरे भाई। आई होप आपको पता होगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे डोबर नाइर को मेरे भाई। ठीक है, कैसे लिखेंगे, डाबेर राइनर बोलेंगे ना इसको, राइनर। ठीक है, सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे मेरे भाई। ठीक है, दूसरे नंबर पर हम किसको पढ़ेंगे मेरे भाई, दूसरे नंबर पर हम न्यूलैंड को पढ़ेंगे मेरे भाई। ठीक है, न्यूलैंड के बारे में वैसे मैं पिछले लेक्चर में भी बता के आया हूं मेरे भाई। ठीक है, न्यूलैंड को हम पिछले चैप्टर में भी पढ़ के आए हैं, जब हम अष्टक का नियम देखे थे ना। 2 प्रकार के अष्टक नियम होते मैंने बताए थे ना, 2 प्रकार के अष्टक के नियम होते हैं। पिछली वीडियोस में मैं दोनों बता के आया हूं, आई होप आपको पता होगा। ठीक है, पहले हम डोबर नाइर को पढ़ेंगे, उसके बाद जो है न्यूलैंड को पढ़ेंगे, उसके बाद हम किसको पढ़ेंगे मेरे भाई, उसके बाद हम मेंडलीफ को पढ़ेंगे मेरे भाई। ठीक है, मेंडलीफ, क्योंकि पुरानी मेंडलीफ ने क्या दिया था, आवर्त सारणी को इसी ने तो दिया था। उसके बाद हम मॉडर्न जो है पीरियोडिक टेबल को पढ़ेंगे, जिसको किसने दिया था, मोजले ने दिया था मेरे भाई। ठीक है, जिसको किसने दिया था, मोजले ने दिया था। इन सब के अलावा भी जो है बहुत सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जितनी स्टैटिक हैं, जितनी फैक्चुअल हैं, जितने आपके एग्जाम में आने लायक है, वो सारी चीजें जो है हम यहाँ पर देखने वाले हैं मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के जो है वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं थ्योरी सारांश पर चलते हैं।
ठीक है, बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझ आने वाला है, बस पेशेंस बनाए रखिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखना, उसके बाद ही चीजें आपको जो है समझ आने वाली है मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण यहाँ पे लिखा गया है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इनको बोला जाता है। शुरुआती भाग 1 को देख लेते हैं, वैज्ञानिकों के अनोखे जुगाड़ मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा गया है, तो सबसे पहले लिखा गया है डोबर-नाइर का त्रिक नियम दिया गया है मेरे भाई। ठीक है, डोबर-नाइर का त्रिक नियम दिया गया है। जैसे हमने पिछली वीडियोस में क्या देखा था, हमने पिछली वीडियोस में देखा था मेरे भाई, दो हमने जो है अष्टक नियम देखे थे मेरे भाई। ठीक है, दो अष्टक नियम देखे थे। कौन कौन से अष्टक नियम देखे थे, आई होप आपको पता होगा, यहाँ पे लिख भी देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दो अष्टक नियम देखे थे। ठीक है, दो अष्टक नियम देखे थे। कौन कौन से दो अष्टक नियम देखे थे, एक तो रासायनिक बंधन का देखा था, पहले नंबर पर कौन सा देखा था, रासायनिक बंधन का। ठीक है, रासायनिक बंधन का अष्टक नियम देखा था। एक तो ये देखा था मेरे भाई। ठीक है, अष्टक गलत लिख दिया, ये अष्टक, अष्टक ऐसे आएगा, अष्टक नियम। ठीक है, अष्टक नियम। और दूसरा हमने क्या देखा था मेरे भाई, और दूसरा हमने देखा था तत्वों का वर्गीकरण मेरे भाई। ठीक है, तत्वों का वर्गीकरण, जो आज भी पढ़ेंगे, तो जो चैप्टर ही आज है, तत्वों का वर्गीकरण। ठीक है, वर्गीकरण, इसमें भी हमने क्या देखा था, इसमें हमने न्यूलैंड का अष्टक नियम देखा था। ठीक है, न्यूलैंड का अष्टक नियम। इन दोनों के बारे में मैं पीछे बता के आया हूं, एक सेकंड, इन दोनों के बारे में मैं पीछे बता के आया हूं, इनकी खोज कब कब हुई थी और कौन कौन इनका खोज करता था, यानी कि किसके द्वारा इनको खोजा गया था मेरे भाई। ठीक है, तो वो सारी चीजें आई होप, इसीलिए बोल रहा हूं सीक्वेंस वाइज प्लेलिस्ट आपको देखनी जरूरी है, सभी का किसी ना किसी से कनेक्शन है, आपको भी चीजें ऐसे ही लॉन्ग टाइम तक याद रहेंगी, आप चीजों को रिलेट करना स्टार्ट कीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, जैसे डेफिनेशन लिखी गई है ना, वैसे ही दोहराने से याद नहीं होगी, आप उसको किसी ना किसी तरीके से याद रख सकते हैं, कोई ना कोई उसका सीन क्रिएट कर सकते हैं, कोई ना कोई उसकी स्टोरी क्रिएट करके अपने दिमाग में लॉन्ग टाइम के लिए जो है सेव करके रख सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, इसीलिए बोलता हूं हमेशा डिटेल से पढ़ो, सीक्वेंस वाइज पढ़ो, कोई चीज आपने स्टार्ट की है उसको खत्म करो मेरे भाई, बीच से पढ़ने की कोशिश मत करना, वो चीजें आपको लॉन्ग टाइम तक याद नहीं रहेंगी मेरे भाई। आई बात समझ में, तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं भाई, एक एक करके चीजों को हम देखना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के जो है वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहां पे क्या लिखा गया है, तो यहां पे लिखा गया है डोबर-नाइर का त्रिक नियम दिया गया है मेरे भाई। ठीक है, तो डोबे राइनर नाम के एक व्यक्ति थे, जिन्होंने क्या दिया था, त्रिक नियम दिया था मेरे भाई। ठीक है, तो इन्होंने क्या दिया था, तो चलिए देख लेते हैं। जर्मन वैज्ञानिक ये होते थे जिनका नाम था डोबे राइनर मेरे भाई। ठीक है, इन्होंने तीन तीन समान तत्वों के समूह त्रिक बनाए मेरे भाई। ठीक है, इन्होंने क्या किया, तीन तीन समान तत्व यानी कि एलिमेंट की यहां पे बात कर रहे हैं। पूरी जो केमिस्ट्री है ना, ELEMENT, जो पूरी केमिस्ट्री है ना, ये तत्वों के ऊपर डिपेंड है, यानी कि एलिमेंट्स के ऊपर ये डिपेंड है मेरे भाई। तो ये एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डोबे राइनर, इन्होंने जो है तीन तीन समान तत्वों के समूह यानी कि त्रिक बनाए मेरे, ग्रुप बनाए मेरे भाई। ठीक है, इसमें बीच वाले तत्व का परमाणु भार बाकी दो तत्वों के भार का औसत होता है मेरे भाई। ठीक है, ये क्या कह रहा है, इसमें बीच वाले तत्व का परमाणु भार बाकी दो तत्वों के भार के औसत होता है। नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, आसान भाषा में यहां से देख लेते हैं। तो देखो, जब दुनिया में नए नए तत्वों की खोज हो रही थी, पूरी दुनिया में जो एलिमेंट्स जिनको तत्व हम कह रहे हैं, इनकी खोज हो रही थी ना, तो उन्हें सजाने का पहला गंभीर प्रयास किया गया मेरे भाई। मतलब एक ये तत्व हो गया, एक ये तत्व हो गया, आज ये इस तत्व की खोज की, आज इस तत्व की खोज की, आज इस तत्व की खोज की, ऐसे तत्व बहुत सारे इकट्ठे हो गए मेरे भाई। ठीक है, बहुत सारे तत्व जो है इकट्ठे हो गए। अब कुछ वैज्ञानिकों ने सोचा यार ऐसे तो हमें याद नहीं रहेगा कौन से तत्व का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, तो एक काम करो, इनको जो है सीक्वेंस वाइज सजाने की एक जो है पहल शुरू करो, मतलब कि सीक्वेंस इनको रखो कि कैसे एक पूरी टेबल में इनको रखा जा सकता है। तो यहीं से डोबर-नाइर से जो है ये शुरुआत हुई थी। तो यहां पे देखो क्या लिखा गया, तो उन्हें सजाने का पहला गंभीर प्रयास सन 1817 में डोबे राइनर ने किया था। मतलब ये डिफरेंट तत्व, मतलब एक वैज्ञानिक आप हो, आपने आज किसी एलिमेंट तत्व की खोज कर ली, कल मैंने किसी एलिमेंट की खोज कर ली, परसों किसी और वैज्ञानिक ने जो है किसी एलिमेंट की खोज कर ली, ऐसे बहुत सारे एलिमेंटों की हमने खोज कर ली। फिर बाद में जो है एक तरीका आया भाई, सबने सोचा यार ऐसे ऐसे तो बहुत सारे हमने खोज लिए, इनको जो है एक सीक्वेंस वाइज रखो कि पता चले हमें किसका क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, पहले कौन सा आया, उसके बाद कौन सा आया, ऐसे करके सीक्वेंस वाइज सजाने का काम करो। एक जो है टेबल इनकी बनाने की शुरुआत करो। और जो वो टेबल यानी कि सजाने की बात हुई थी, वो कब से स्टार्ट हुई थी, 1817 में जो है ये शुरुआत की थी। डोबे राइनर नाम का एक व्यक्ति था, यानी कि वैज्ञानिक था,
इसी ने जो है शुरुआत की थी, यानी कि पहला गंभीर प्रयास जो है इसने किया था। आगे चलते हैं, आगे देखो क्या कहता है डोबरनायर। इन्होंने तीन तीन तत्वों की तिकड़ी बनाई मेरे भाई, ठीक है। तीन तीन तत्व यानी कि पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट और तीसरा एलिमेंट, इन तीनों को जो है एक ग्रुप जो है इन्होंने बना दिया मेरे भाई। आई बात समझ में? ऐसे इन्होंने जो है काम को किया। आगे देखते हैं क्या ये लिखते हैं, तीन तीन तत्वों की जो है तिकड़ी इन्होंने बनाई। नियम क्या दिया? तो क्या नियम दिया, अगर आप पहले और तीसरे तत्व के वजन को जोड़कर, मतलब कि ये पहला हो गया और ये तीसरा हो गया मेरे भाई, ठीक है। ध्यान से देखना, जो लाइन लिख रखी है वही ऊपर बता रहा हूं, ऐसे ही चीजें आपको समझ आएंगी। क्या कह रहा है, सबसे पहले प्रयास जोड़ने का यानी कि टेबल बनाने का 1817 में किया था। किस नाम के व्यक्ति ने किया था? डोबेराइनर ने किया था। इन्होंने क्या नियम बनाया, इन्होंने कहा कि भाई तीन तीन एलिमेंट तत्वों को जो है एक ग्रुप बना दो मेरे भाई, ठीक है। ये बना दिया हमने, देखो ये एक ग्रुप बना दिया जिसके अंदर जो है तीन एलिमेंट रख दिए, इनको नाम दे दिया 1 2 और 3 मेरे भाई, ठीक है। आगे देखो क्या करता है, नियम क्या दिया इन्होंने, नियम क्या लिखा, इन तीनों एलिमेंटों का जो ग्रुप बनाया ना, इसका क्या नाम दिया, अगर पहले और तीसरे तत्व के वजन को जोड़कर, यानी कि पहला और जो तीसरा एलिमेंट है ना, इनका वजन, वजन यानी कि भार, भार यानी कि मास की बात कर रहा है, मास यानी कि द्रव्यमान की बात कर रहा है, इनको जोड़कर आधा कर दोगे, मतलब कि आप फॉर एग्जांपल करो, पहला और तीसरे में भार कितना है, 2 2 भार है, तो आप इसको जोड़ दो, यानी कि 2 और 2 कितना बन गया, 4 बन गया, ठीक है। 4 को आधा कर दो, यानी कि आधा हमने कर दिया, 2 कर दिया। आगे देखो क्या लिखता है, वजन को जोड़कर आधा कर दोगे, औसत निकलेगा। औसत क्या आ गई, 2, इसकी औसत आ गई, तो बीच वाले तत्व का वजन अपने आप आ जाएगा, यानी कि ये जो 2 नंबर था ना, इसका वजन ऑटोमेटिकली आ गया। क्या वजन आ गया इसका, बीच का 2 आया ना, तो यहां पे 2 आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। ये इसका वजन आ गया। आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा, ठीक है। जैसे लिथियम और पोटेशियम के वजन का औसत सोडियम के बराबर होता है मेरे भाई, ठीक है। लेकिन दिक्कत ये थी कि केवल 3 ही त्रिक ढूंढ पाए, इसीलिए इनका आइडिया फ्लॉप हो गया मेरे भाई, ठीक है। ये 3 ही ढूंढ पाए, इसके बाद ये नहीं ढूंढ पाए, इसीलिए इनका आइडिया फ्लॉप हो गया मेरे भाई, ठीक है। डोबरनाइनर के बारे में आपको पता चला क्या क्या इन्होंने किया, ठीक है। अभी आप देख रहे हो, एक संख्या, एक दो चीज इस पूरे चैप्टर के अंदर कॉमन निकल के आएगी। क्या आएगी, एक तो क्रमांक संख्या आएगी मेरे भाई, ठीक है। क्रमांक संख्या आएगी मेरे भाई, ठीक है। क्रमांक संख्या, और एक क्या आएगी, एक जो है भार आएगा, परमाणु भार आएगा मेरे भाई, ठीक है। परमाणु संख्या कह लो या फिर परमाणु जो है भार बोल लो, मतलब यहां पे क्या लिखा है, परमाणु संख्या बोल लो या फिर जो है परमाणु भार बोल लो, ठीक है। एक ही चीज है मेरे भाई, परमाणु भार बोल लो, ठीक है। आई बात समझ में? ये चीज दोनों आपको देखने को मिलेगी, और ये कैसी होती है, ऐसे कोई भी संख्या लिख लेना, जैसे कि C कार्बन हो गया, और ये क्या होता है भाई, 6 और 12 होता है, शायद यहाँ पे 6 लिखा होता है और यहाँ पे 12 होता है। ऐसे संख्या आपने लिखे देखी होगी, मोस्टली आपने देखी होगी, ऐसे लिखा होता है, जो टेबल होती है ना, पीरियोडिक टेबल, उसमें चीजें आपने ऐसे ही लिखी दिखी होगी। इसका क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब ये होता है, हमेशा से सिंपल सी बात बताऊंगा, ऐसे ही रट्टा मारना है। ये जो नीचे की तरफ संख्या लिखा हुआ है ना, नीचे की तरफ जो 6 लिखा हुआ है, एक ये ऊपर की तरफ लिखा हुआ है, जो नीचे की तरफ संख्या लिखी हुई है ना, ये क्या है, ये हमेशा जो है परमाणु संख्या है, यानी कि क्रमांक संख्या है। ये क्या है, संख्या है मेरे भाई। और ये जो ऊपर बैठा है ना 12 नंबर का, ये क्या है, ये इसका भार बता रहा है मेरे भाई। हमेशा चीजें ये आपको याद रखनी है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर आपको बिल्कुल हुई होंगी मेरे भाई, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता भी देता हूं मेरे भाई, ठीक है। परमाणु संख्या और परमाणु भार के बारे में भी बता देता हूं, उसके बाद हम न्यूलैंड का अष्टक नियम देखेंगे। वैसे न्यूलैंड अष्टक नियम के बारे में मैं पहले भी, इससे पहले चैप्टर में आपको बता के आया हूं। थोड़ा सा आपको बताना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप समझ नहीं पाओगे मेरे भाई, ठीक है। तो यहां पे आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूं। क्या बताऊंगा, परमाणु संख्या के बारे में बताऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन याद रखना ये सारी चीजें आपकी बेहद काम की है मेरे भाई। परमाणु संख्या लिखेंगे ना यहाँ पे, हाँ ठीक है। परमाणु संख्या को आप समझो बिल्कुल आसान भाषा में। इसकी परिभाषा क्या कहती है, तो इसकी परिभाषा यह कहती है, किसी तत्व की, ठीक है, किसी तत्व यानी कि एलिमेंट की बात कर रहे हैं, परमाणु के नाभिक मेरे भाई, ये चीज हम पढ़ के आए हैं, नाभिक। एक सेकंड अभी बता देता हूं, आप सभी को पता है ये परमाणु होता है, परमाणु के बीच में क्या होता है, ये नाभिक होता है। इसकी खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। बार बार नहीं बताऊंगा, फिर आप जो है फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो मेरे भाई। लेकिन ये सारी चीजें हैं, जितनी बार मल्टीपल्स टाइम आप इन चीजों को देखोगे, पढ़ोगे, आंखों के आगे से गुजारोगे, तभी ये साइंस वाला सब्जेक्ट आपको ईजी भी लगेगा मेरे भाई। आई बात समझ में? तो ये सिर्फ यहाँ पे मैंने लिखा है, इसको बताने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बता के बता रहा हूँ। अदरवाइज मेरा इतना टाइम वेस्ट थोड़ी है, मैं पागल थोड़ी हूँ जो इतना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, समझ रहे हो। तो ये किसी तत्व के परमाणु के नाभिक यहां पर ये नाभिक है मेरे भाई। आई बात समझ में? आगे चलते हैं, में मौजूद, नाभिक में मौजूद मेरे भाई, ठीक है। दोबारा बताऊंगा, एक सेकंड एक बार लिख देता हूं। मौजूद प्रोटोनों, ठीक है, प्रोटोनों की कुल
कुल संख्या कैसे लिखेंगे? संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु संख्या कहते हैं मेरे भाई, ठीक है, परमाणु संख्या कहते हैं। आई बात समझ में? यहां तक सारी चीजें क्लियर है? संख्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। अभी हमने देखा था ना, एक एलिमेंट मैंने लिखा है कार्बन, यहाँ पे एक संख्या लिखी थी, यहाँ पे 12 लिखी तो ये जो नीचे वाली संख्या है ना, ये क्या है? ये हमेशा से परमाणु संख्या रहेगी मेरे भाई, ठीक है। अब परमाणु संख्या देख ली तो यहाँ पे हम क्या देख लेते हैं? अच्छा, इसकी खास बात भी याद रखना, ठीक है। खास बात यहाँ पे लिख देता हूँ, खास बात, खास बात। तो इसकी खास बात आप क्या याद रखेंगे? तो परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं ना, परमाणु में जितने प्रोटॉन, बस ये चीजें जितनी मैं बोल रहा हूं ना, इसको आराम से आप सुन लोगे और 2-3 बार ये वीडियो देख लोगे ना, मैं कह रहा हूं ये चीजें आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी मेरे भाई। आई बात समझ में? तो प्रोटोनों की हम बात कर रहे थे, प्रोटोनों की कुल संख्या को क्या बोलते हैं? परमाणु संख्या बोलते हैं। अब ये खास बात क्या याद रखनी है? परमाणु में जितने प्रोटॉन, ठीक है, परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं मेरे भाई? उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। आई बात समझ में? जितने परमाणु में प्रोटॉन होते हैं ना, उतने ही उसके अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं मेरे भाई, ठीक है। आई बात समझ में? और इसे किससे दर्शाया जाता है? तो याद रखना, इसे जेड से दर्शाया जाता है, इसे जेड से। ये जेड है मेरे भाई, टू मत समझना, ये जेड है, एक सेकंड, ये जेड है, ठीक है। जेड सिंबल से जो है इसको, जेड से इसको दर्शाया जाता है, इसको दर्शाया जाता है। और ये सारी चीजें हम पहले पढ़ के आए हैं मेरे भाई, पिछले लेक्चर में पढ़ के आए हैं, इसीलिए बोलता हूं सारी चीजें आपको पढ़नी जरूरी है। अब इसकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं भाई, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? तो इंपॉर्टेंस यही याद रखना है कि ये जो संख्या है ना, ये संख्या क्या दर्शाती है? तो ये संख्या तय करती है कि वह तत्व आवर्त सारणी में कहां पर बैठेगा, ठीक है। इसी संख्या से तय होता है कि तत्व यानी कि एलिमेंट कहां बैठेगा? आवर्त सारणी में। सारा स्टैटिक जीके है, सारा स्टैटिक पॉइंट्स लिख के आया हूं इस वीडियो के अंदर, बस ये लिख के इसलिए बता रहा हूं ताकि चीजें आपको समझ आए मेरे भाई। आई बात समझ में? आवर्त सारणी में कहां बैठेगा, ठीक है, आवर्त सारणी में कहां बैठेगा मेरे भाई। आई बात समझ में? जैसे अपने क्लास में रोल नंबर होता है ना, आपको पता है कि आप कहां पर बैठोगे, तो वैसे ही तत्व की भी पहचान नंबर से होती है मेरे भाई, ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं, दूसरा क्या है मेरे भाई? परमाणु भार की बात कर लेते हैं, परमाणु भार की, ठीक है, परमाणु भार की। पहले हमने क्या देखा था? परमाणु संख्या देखा था, देखा ना, परमाणु संख्या यहाँ पे 1 लिख देता हूं। ये सारी चीजें ऐसे ही सेव करके मैं जो है आपको देने वाला हूं, ठीक है। ये सारी चीजें आपको याद रहेंगी मेरे भाई, ठीक है। अब इसकी परिभाषा क्या कहती है? परमाणु के नाभिक में मौजूद, यहाँ पे लिख देता हूं, परमाणु के नाभिक में मौजूद, नाभिक में आएगा ना, नाभिक में मौजूद क्या मौजूद होता है? प्रोटॉन। और क्या मौजूद होता है? न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या, ठीक है, कुल संख्या के योग को, है क्या जगह? योग को क्या कहते हैं? बस परमाणु भार कहते हैं। आई बात समझ में? परमाणु भार कहते हैं। ये डेफिनेशन याद रखना, सारी चीजें आपको याद रहेंगी मेरे भाई, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि परमाणु संख्या किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में, ये नाभिक है भाई, इस नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की कुल संख्या। ये जो पूरा परमाणु है ना, इस परमाणु के नाभिक में, इस नाभिक में कुल प्रोटॉन की संख्या कितनी है, वो क्या बताता है? वो परमाणु संख्या बताता है। सिंपल सी बात है। अब अगर आपसे पूछ ले कि भाई सिंपल सी बता दे मेरे को, परमाणु भार किसको बताते हैं, तो सेम आप मुझे बताएंगे ये एक मेरे भाई परमाणु है, इसके नाभिक में क्या क्या कुल संख्या किसकी? प्रोटॉनों की प्लस न्यूट्रॉनों की। तो ये क्या दर्शाएगा मेरे भाई? ये परमाणु का भार दर्शाएगा। सिंपल सी चीज, इतनी सी आपको याद रखनी है मेरे भाई। आई बात समझ में? आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी। इसकी खास बात भी आपको याद रखनी है, ये सारी चीजें पूछता है, इसीलिए मैं लिख कर बता रहा हूं, ठीक है। इसकी खास बात क्या याद रखेंगे? इलेक्ट्रॉन का वजन ना के बराबर होता है मेरे भाई, वजन ना के बराबर होता है इसीलिए परमाणु का भार
उसके केंद्र, यानी कि नाभिक की बात कर रहा है, केंद्र नाभिक। अभी समझाता हूं क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। नाभिक में रहने वाले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, अब आया कुछ समझ में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होता है, वजह से होता है। एक बार और पढ़ूंगा, होता है, फिर आपको अच्छा आराम से समझ आएगा। होता है, और इसको किससे दर्शाया जाता है, जो ऊपर हमने देखा था ना, प्रोटॉन को, संख्या को किससे दर्शाया जाता है, जेड से दर्शाया जाता है। लेकिन इसे किससे दर्शाया जाता है, इसे ए से दर्शाया जाता है मेरे भाई, ठीक है, इसे ए से दर्शाया जाता है। ये सिंबल पूछता है भाई, डायरेक्ट याद रखना, इसे ए से दर्शाया जाता है। आई बात समझ में, इसे ए से दर्शाया जाता है मेरे भाई। आई बात समझ में। आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी मेरे भाई, ठीक है। अब यहां से आपको क्या समझ आया, यहां से आपको ये समझ आया, सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा है, डेफिनेशन में इसने क्या कहा था, परमाणु भार किसको बोलते हैं, परमाणु भार इसको बोलते हैं कि नाभिक में, परमाणु के नाभिक में जो है कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या, मतलब नाभिक सेंटर में जो है टोटल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ दोगे तो उसका भार आ जाएगा। अब यहाँ पे किसी भी इलेक्ट्रॉन को नहीं ऐड किया गया, क्यों नहीं किया गया, खास बात यही तो मैं बता रहा हूं कि इलेक्ट्रॉनों का जो वजन होता है ना, वो ना के बराबर होता है उनके अंदर। चलिए आगे चलते हैं भाई, बीच में कोई शोर आ जाता है ना तो सारा फ्लो टूट जाता है यार सच में। चलिए आगे चलते हैं, क्या बता रहा था, देखो मैं फिर भूल गया, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। हम ये बात कर रहे थे भाई, खास बात मैं इसकी बताने की कोशिश कर रहा था। आपसे अगर परमाणु भार पूछेगा ना तो डेफिनेटली आप क्या बताओगे, केंद्र में, ये सेंटर है ना, इस सेंटर में जितने भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनकी संख्या क्या होती है, भार होती है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं आया। अब खास बात यही तो लिख रखा है, जो इलेक्ट्रॉन होता है ना उनमें वजन ही नहीं होता, वो ना के बराबर होता है। इसीलिए परमाणु का भार जो है उसके केंद्र नाभिक में रहने वाले प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की वजह से होता है मेरे भाई। आई बात समझ में, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अब आपसे कोई ये कह दे भाई न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालें। अगर आपसे ये कह दे कि भाई कैसे निकाले तो आप क्या करेंगे, तो आप ये बोलेंगे मेरे भाई, क्या बोलेंगे, न्यूट्रॉन कितने हैं, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल ये कह दे भाई, एग्जाम में पूछ ले, बताइए न्यूट्रॉन कितने हैं, ठीक है, न्यूट्रॉन कितने हैं, आपसे ये कह देना। और एक तत्व हमने लिखा था C6 कार्बन, ये C का मतलब क्या है, कार्बन है, इसकी परमाणु संख्या कितनी है, 6, और भार कितना है इसका, भार इसके अंदर 12 है मेरे भाई, ठीक है, भार क्या है इसके अंदर 12 है। तो आप क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे भाई ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को घटा दो। ये ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या घटा दो, यानी कि 12 में से अगर 6 माइनस करोगे तो 6 आपके ये क्या आ गए, ये न्यूट्रॉन आ गए मेरे भाई। सिंपल सी बात है, ऐसे आप करोगे, आप न्यूट्रॉन ऐसे निकाल सकते हो अगर एग्जाम में आपसे पूछ ले मेरे भाई। आई बात समझ में, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं, यहां तक बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझ आया होगा मेरे भाई, ठीक है, ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं मेरे भाई, एक सेकंड, चलिए आगे चलते हैं। अब हम दोबारा थ्योरी के ऊपर चलते हैं, ये चीज़ें आपको बतानी बहुत ज़रूरी थी, तभी आपको चीज़ें समझ आएंगी मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आगे और देख लेते हैं कहाँ पर पहुंचे थे। हमने ये पहला वाला भाग जो है, पहला पॉइंट देख लिया था। इसके बाद हम करने वाले थे न्यूलैंड का अष्टक नियम। ये वैसे पहली वीडियो में देख चुका हूँ, चलिए बता चुका हूँ, फिर भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। संगीत का जादू बताया था ना मैंने, सारे गामा पाधानी उसने जो है 7 बताए थे, और उसके बाद जो 8वां आएगा वो बिल्कुल पहले जैसा ही होगा। चलिए देख लेते हैं एनसीईआरटी का पॉइंट क्या कहता है, न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या कहता है। जॉन न्यूलैंड ने तत्वों को बढ़ते परमाणु द्रव्यमान में सजाया, ठीक है। इन्होंने क्या किया, तत्वों को बढ़ते परमाणु द्रव्यमान यानी कि भार में सजाया मेरे भाई, ठीक है। इन्होंने पाया कि हर 8वें तत्व का गुण पहले तत्व के समान होता है मेरे भाई, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, और ये जो 8वां आएगा ना, इसका भार जो है बिल्कुल पहले के बराबर ही होगा। इसीलिए इन्होंने जो है परमाणु द्रव्यमान में जो है सजाया मेरे भाई। इन्होंने पाया कि 8वें तत्व का जो गुण है वो पहले तत्व के समान होता है, जिसकी तुलना संगीत के सुरों सा रे गा मा पा धा सी की गई थी। यह केवल कैल्शियम तक ही लागू होता था मेरे भाई। कहां तक होता था, सिर्फ कैल्शियम तक जो है ये लागू होता था। इसका भी सरल भाषा में देख लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। ये क्या कह रहा है, डोबरनाइर के बाद कौन से व्यक्ति आए, 1866 में जो है न्यूलैंड साहब आए मेरे भाई, ठीक है, जो साइंस के साथ साथ संगीत के भी शौकीन थे। इन्होंने कहा कि जैसे संगीत में 7 सुरों के बाद 8वां सुर फिर से सा आता है, सा रे गा मा पा धा नी सा,
आता है ना सा, वैसे ही केमिस्ट्री में भी अगर तत्वों को लाइन से सजाएं तो हर 8वें तत्व के गुण पहले वाले से हूबहू मैच करेंगे। इसे अष्टक नियम कहते थे, लेकिन इनकी हेकड़ी तब निकल गई जब पता चला कि यह जादुई नियम केवल कैल्शियम तक ही काम करता है, भारी तत्वों पर संगीत फेल हो जाता है। तो ये महाशय भी फेल हो गए मेरे भाई। पहले आया डोबरनाइर का त्रिक नियम, ठीक है। पहले कौन से व्यक्ति आए? पहले महान व्यक्ति आए डोबरनाइर ने। उन्होंने त्रिक नियम दिया, यानी कि तीन एलिमेंटों को एक ग्रुप में सजाया, इसके बाद उनका नियम फेल हो गया। आई बात समझ में? इसके बाद दूसरे नंबर पर कौन आए? न्यूलैंड्स का नियम आया। ये इन्होंने भी थोड़ा सा काम किया। ये जो है 7 ग्रुप से गए, इन्होंने संगीत के 7 सुर जोड़े, सारे गामा पादानी सी, और बोला कि भाई 8वें पर जो है सेम आएगा जो पहले से जो है पहले नंबर पर जो था ना, वही 8वें नंबर पर आएगा, हूबहू मेल खाता है। ये भी फेल कहां पर हुए? जब इन्होंने देखा कैल्शियम तक ही ये चीज जो है फॉलो कर रही है, ये नियम फॉलो कर रही है। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद आपको दिमित्री मेंडलीव देखने को मिलेगा मेरे भाई। ये बंदे का नाम आपने सुना होगा मेरे भाई, ठीक है। मेंडलीव की अधूरी कहानी। तो ये बंदे भी फेल हो गए। चलो देखते हैं, कोई नहीं, आगे चलते हैं। मेंडलीव का परमाणु भार नियम मेरे भाई, ठीक है। मेंडलीव का परमाणु भार नियम क्या कहता है? रूसी वैज्ञानिक थे मेंडलीव। इनकी आवर्त सारणी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी। जैसे अभी न्यूलैंड ने जो दिया था ना सारे गामा पादानी, वो भी किसके ऊपर आधारित था? वो भी द्रव्यमान के ऊपर आधारित था मेरे भाई, ठीक है। वो भी किसके ऊपर आधारित था? द्रव्यमान यानी कि मास के ऊपर आधारित था, यानी कि भार के ऊपर आधारित था। इसके बाद कौन आए? इसके बाद मेंडलीव आए, दिमित्री मेंडलीव इनका नाम था। ये रूस के वैज्ञानिक थे। इनकी आवर्त सारणी का जो नियम था ना, वो भी किसके ऊपर आधारित था? परमाणु द्रव्यमान के ऊपर आधारित था। इनके समय कुल 63 तत्व होते थे। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, बताइए जो दिमित्री मेंडलीव के समय जो है तत्व यानी कि एलिमेंट कितने थे? तो 63 एलिमेंट थे। वर्तमान में तो 118 आई थिंक है, अपडेट हो गया हो तो पता नहीं, लेकिन 118 बोला जाता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, 63 तत्व होते थे इनके समय में। किनके समय में? रूसी वैज्ञानिक थे दिमित्री मेंडलीव। आई बात समझ में? यहाँ पे जो है मैं टेबल नहीं, पिक्चर लेके आनी चाहिए थी मेरे को, जो वो सारणी होती है ना, ऐसे जो सारणी बनती है मेरे भाई, जो पीरियोडिक टेबल होती है वो ऐसे ही बनती है ना, वो थोड़ा सा बताऊंगा। अब देखते हैं कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है। चलिए देखेंगे आगे जाके, एक बार इसको देख लेते हैं। सरल भाषा में बात करूं तो पहले कौन से आए थे? डोबरनाइर आए थे। उसके बाद कौन आए? उसके बाद जो है न्यूलैंड्स आए थे। और तीसरे नंबर पर कौन आया? यही आया, दिमित्री मेंडलीव। अब एंट्री होती है केमिस्ट्री के असली बाहुबली दिमित्री मेंडलीव की मेरे भाई, ठीक है। इन्होंने तत्वों को सजाने के लिए एक पूरी टेबल सारणी बना डाली। इसका सबसे बड़ा नियम यह था कि तत्वों के गुण यानी कि एलिमेंट्स के जो गुण हैं परमाणु द्रव्यमान यानी कि उनके वजन यानी कि भार पर निर्भर करते हैं। इनके समय में दुनिया में केवल 63 तत्व थे और इन्हें ताश के पत्तों पर लिखकर उन्हें दीवारों पर सेट किया था। इन्हें पीरियोडिक टेबल का असली जन्मदाता माना जाता है मेरे भाई। आई बात समझ में? तो डायरेक्ट आपसे पूछे ना भाई, बताइए कि फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो आप जो है दिमित्री मेंडलीव को ही बताएंगे मेरे भाई। आई बात समझ में? अब चलते हैं मेंडलीव की भविष्यवाणी और खाली जगह मेरे भाई। चलो इसको भी देख लेते हैं। इसको देखने के बाद एंट्री होगी हेनरी मोजले की मेरे भाई, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इन्होंने क्या कहा। मेंडलीव की भविष्यवाणी और खाली जगह। इन्होंने क्या कहा? एनसीईआरटी की डेफिनेशन कहती है मेंडलीव ने अपनी सारणी में कुछ खाली स्थान छोड़े थे। जो इन्होंने जो सारणी बनाई थी ना, टेबल बनाई थी, उसमें कुछ स्थान इन्होंने खाली छोड़ दिए थे और नए तत्वों की भविष्यवाणी की थी। कुछ स्थान, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने जो है एक सारणी बनाई थी और बीच बीच में जो है खाली स्थान जो है इन्होंने छोड़ दिए थे। और क्या कहा था? इन्होंने जो है एक भविष्यवाणी की थी, नई तत्वों की भविष्यवाणी की थी। बाद में खोजे जाने पर एका एल्यूमिनियम को गैलियम और एका सिलिकॉन को जर्मेनियम नाम दिया था मेरे भाई, ठीक है। तो ये याद रखना भी, गैलियम नाम जो है और सिलिकॉन नाम जो है इन्होंने ही दिया था मेरे भाई। आई बात समझ में? चलिए सरल भाषा में इसको भी देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है? मेंडलीव कितने बड़े ज्योतिष थे? इनका अंदाजा इस बात से लगाओ कि उन्होंने अपनी टेबल में कुछ जगह खाली छोड़ दी थी। मतलब इन्होंने पहले से ही पता लग गया था कि भाई इन फ्यूचर में जो है और एलिमेंट्स खोजे जाएंगे, उनको कैसे सेट किया जा सकता है। छोड़ दी, तो उनके लिए जो है इन्होंने खाली जगह छोड़ दी मेरे भाई। लोगों ने पूछा कि खाली जगह क्यों छोड़ा, तो उन्होंने कहा कि भविष्य में नए तत्व खोज कर बैठेंगे, तो उनका वजन भी तो बता दिया। बैठेंगे, नए तत्व खोज कर बैठेंगे और उनका वजन भी बता दिया। सालों बाद जब नए तत्व मिले तो मेंडलीव की बात सच साबित हुई। परीक्षा में सीधा आता है मेंडलीव के एका एल्यूमिनियम को आज हम गैलियम कहते हैं और एका सिलिकॉन को हम जर्मेनियम कहते हैं। इसीलिए बोलता हूं सारी चीजें एनसीईआरटी डेफिनेशन आपको नहीं बता सकती, ऐसे आपको रिलेट करके पढ़ना पड़ेगा, तभी चीजें आपको याद रहेंगी मेरे भाई। और ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, बताइए मेंडलीव के एका
एल्यूमिनियम को क्या कहा जाता है, गैलियम कहा जाता है, और एका सिलिकॉन को क्या कहा जाता है, एका सिलिकॉन को जो है जर्मेनियम कहा जाता है मेरे भाई। आई बात समझ में, आई सिंपल भाषा में, आई ना समझ में, चलिए आगे चलते हैं। अब जो है अब मेंडलीफ की सारणी में भी बड़े दोष निकले भाई, चलो देख लेते हैं क्या बड़े दोष निकले। तो यहाँ पे देखो, मेंडलीफ हाइड्रोजन को निश्चित स्थान नहीं दे पाए। हाइड्रोजन सबसे ऊपर बिल्कुल स्टार्टिंग में मिलेगा पीरियोडिक टेबल के आप ऊपर आपको मेरे भाई, ठीक है। तो मेंडलीफ जो था ना, ये मेंडलीफ, दिमित्री मेंडलीफ रूसी वैज्ञानिक था, इसकी सारणी में सबसे बड़ा दोष क्या था, तो मेंडलीफ हाइड्रोजन को निश्चित स्थान नहीं दे पाए। समस्थानिकों आइसोटोप को सारणी में कोई जगह नहीं मिली, क्योंकि यह वजन पर आधारित थी मेरे भाई, ठीक है। तो जो सारणी टेबल बनाई थी ना दिमित्री मेंडलीफ ने, ये किसके ऊपर आधारित थी, ये द्रव्यमान के ऊपर आधारित थी, यानी कि भार के ऊपर आधारित थी। और ये समस्थानिक और समभारिक मैं पीछे डिस्कस करके आया हूं, यहां पर नहीं बताऊंगा, ठीक है। समस्थानिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आइसोटोप। आइसोटोप को सारणी में कोई जगह नहीं मिली, क्यों नहीं मिली, क्योंकि ये पूरी टेबल जो है भार के ऊपर आधारित थी मेरे भाई। आई बात समझ में, चलो आगे चलते, सरल भाषा में देख लेते हैं क्या लिखा गया है। इतनी बढ़िया सारणी बनाने के बाद भी मेंडलीफ फेल हो गया, ठीक है। इतनी बढ़िया सारणी मेंडलीफ ने बनाई थी, लेकिन ये भी फेल हो गया। क्यों फेल हो गया, क्योंकि इन्होंने तत्वों के वजन के हिसाब से सजा दिया था। अब एक ही तत्व के जो जुड़वां भाई होते हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं, आपका भी कोई जुड़वां भाई होगा, ठीक है, समस्थानिक, उनका वजन अलग अलग होता है, तो उन्हें अलग कुर्सी मिलनी चाहिए थी, पर मेंडलीफ ऐसा नहीं कर पाए। उन्होंने सबसे बड़ी बात ये, बेचारे हाइड्रोजन को आवर्त सारणी में कोई फिक्स घर नहीं दे पाए, वो आज भी आवारा तत्व कहलाता है मेरे भाई। आया कुछ समझ में, नहीं आया कोई बात नहीं, ढंग से समझाऊंगा आपको, ठीक है। आगे चलते हैं, एक बार ये देख लेते हैं डेफिनेशन जो है दिमित्री मेंडलीफ ने क्या किया और मोजले ने क्या किया। अब दिमित्री मेंडलीफ की सारणी में जो कमी थी ना, उसको पूरा करेगा मेरे भाई मोसले नाम का व्यक्ति, ठीक है। मोसले यानी कि नया जमाना, यानी कि आधुनिक भारत की ये बात कर रहा है, ठीक है, आधुनिक भारत की बात कर रहा है। चलिए देख लेते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, किसने दी थी, हेनरी मोजले ने दी थी मेरे भाई, ठीक है, हेनरी मोजले ने दी थी। अब देख लेते हैं आधुनिक आवर्त नियम क्या कहता है, ठीक है। आधुनिक आवर्त नियम, जाहिर सी बात है, आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी, हेनरी मोजले ने दी, और इनके अपने नियम होंगे। परमाणु क्रमांक का खेल, अभी तक जो सारणी चल रही थी वो किसके ऊपर चल रही थी, भार के ऊपर चल रही थी, ठीक है, द्रव्यमान के ऊपर चल रही थी, मास के ऊपर चल रही थी। अब जो हेनरी नाम का, मोजले नाम का व्यक्ति आया ना, हेनरी मोजले, इसने क्या किया भाई, इसने जो नई सारणी बनाई ना, मोजले, एक सेकंड, अरे यार, ठीक है, हेनरी मोजले, इसने क्या किया, इसने द्रव्यमान भार के ऊपर नहीं, इसने क्रमांक संख्या मेरे भाई, ठीक है, क्रमांक संख्या, देखो नीचे लिखा होगा क्रमांक संख्या, इसके आधार पर की मेरे भाई। ये देखो परमाणु क्रमांक का खेल देख लेते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी की डेफिनेशन क्या कहती है, 1913 में हेनरी मोजले ने बताया कि तत्वों का मूल गुण उनका परमाणु क्रमांक प्रोटॉन संख्या है मेरे भाई। इन्होंने क्या किया, पीरियोडिक जो टेबल होती है ना मेरे भाई, परमाणु जो होता है, तत्व होते हैं, एलिमेंट होता है, उनका जो मूल गुण होता है ना, वो क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है, यानी कि परमाणु संख्या होती है, जो इनकी टेबल का बेस था मेरे भाई, ठीक है। एटॉमिक नंबर जिसको बोलते हैं परमाणु संख्या है। आधुनिक आवर्त सारणी इसी पर आधारित है मेरे भाई। आई बात समझ में, सिंपल सी चीज आपको याद रखनी है, चाहे रट्टा मार लो, वैसे तो मैंने समझा दिया है, कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। पहले आया कौन आया मेरे भाई, पहले कौन सा व्यक्ति आया था, पहले आया था मेरे भाई डोबरनाइर, ठीक है, उसने त्रिक नियम दिया। उसके बाद दूसरा व्यक्ति कौन आया, लिखूं क्या यहाँ पे, चलिए लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले नंबर पर कौन आया था मेरे भाई, पहले नंबर पर डाबेरनाइर आया था, डाबेरनाइर आया था, ठीक है, डाबेरनाइर आया था। इसने क्या दिया था मेरे भाई, इसने त्रिक नियम दिया था। आई बात समझ में, इसमें कमी निकली। दूसरे नंबर पर कौन सा व्यक्ति आया, न्यूलैंड आया मेरे भाई, ठीक है, न्यूलैंड आया, इसने भी वही दिया। इसने क्या दिया, इसने अष्टक नियम दे दिया मेरे भाई, इन्होंने अष्टक नियम दिया। यहां तक जो है तत्वों की खोज हो रही थी। तीसरे नंबर पर जो है कौन सा व्यक्ति आया था, मेंडलीफ आया मेरे भाई, ठीक है, तीसरे नंबर पर मेंडलीफ आया। मेंडलीफ ने क्या किया, मेंडलीफ ने कहा मेरे भाई, इस जो पूरी टेबल है ना, इसको भार के आधार पर समझाया, ठीक है, जो द्रव्यमान होता है ना, उसके आधार पर पूरी टेबल को सजाया, लेकिन ये भी गलत हो गया। इसके नाम पर चौथे नंबर पर आया मेरे भाई मोजले नाम का, जो कि आधुनिक भारत का व्यक्ति था मेरे भाई, ठीक है। इसने क्या किया मेरे भाई, इसने कहा ये सारे बंदे फैल थे मेरे भाई, इनकी नॉलेज नहीं थी। जो मेन काम होता है ना मेरे भाई, जो तत्व होता है, एलिमेंट, उसका मेन चीज क्या होता है, उसकी मेन चीज जो है परमाणु संख्या होती है मेरे भाई, ठीक है, परमाणु संख्या होती है। और जो टेबल होती है ना वर्तमान में, जो जिसको हम फॉलो करते हैं आवर्त सारणी की आधुनिक टेबल, वो किसके ऊपर आधारित है, वो परमाणु संख्या के ऊपर ही आधारित है मेरे भाई। सिंपल सी बात है, आई होप समझ गया होगा। अब देखो यहाँ पे क्या कहता है, 1913 में हेनरी मोजले नाम के युवा वैज्ञानिक ने आकर जो है पासा ही पलट दिया।
पासा क्या पलट दिया, बिल्कुल अपोजिट उसके जो है नियम दे दिया। इससे पहले जो मेंडलीव था वो क्या कहता था, भाई जो आवर्त सारणी है उसको आप सजाओ भार के आधार पर। लेकिन इसके बाद जो व्यक्ति आया हेनरी मोजले, इसने बिल्कुल अपोजिट बयान दिया। उसने कहा भाई ये तो मेंडलीव ने जो भार दिया था ना वो बिल्कुल गलत है मेरे भाई। जो मूल गुण होता है ना तत्व एलिमेंट का, वो बिल्कुल जो है सेंटर में होता है मेरे भाई, उसकी परमाणु संख्या में होता है। तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं। पासा पलट दिया, इन्होंने कहा कि तुम सब लोग वजन के पीछे क्यों पड़े हो। अभी तक जो सारे पहले तीन वैज्ञानिक थे, कौन कौन से तीन वैज्ञानिक थे, डोबरनाइट था, न्यूलैंड्स था और जो मेंडलीव था, वो तीनों किसके पीछे पड़ रहे थे, वो भार के पीछे पड़ रहे थे, यानी कि द्रव्यमान के पीछे पड़ रहे थे, यानी कि मास के पीछे पड़ रहे थे। अब जो उसके बाद चौथे नंबर का वैज्ञानिक आया हेनरी मोजले, उसने कहा कि भाई तुम सब लोग वजन के पीछे क्यों पड़े हो। जो तत्व है एलिमेंट है, इनकी असली पहचान उनके वजन से नहीं है, भार से नहीं है, उनका रोल नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक से है मेरे भाई। जो तत्व एलिमेंट है ना, उनकी पहचान भार से नहीं है, उनकी पहचान उनकी संख्या से है, उनके रोल नंबर से है मेरे भाई। आई बात समझ में। जैसे आप रोल नंबर वाइज टेस्ट देते हो ना, आप परीक्षा देने जाते हो, 8वीं 10वीं 12वीं की बोर्ड की परीक्षा देने जाते हो, आप अपने रोल नंबर के हिसाब से बैठते हो ना, 1 2 3 4 5। अब मान के चलो 1 नंबर पर इंटेलिजेंट बच्चा है और ये 5वें नंबर पर जो है डफर बच्चा बैठा है। अब ये दोनों पक्के दोस्त है मेरे भाई, ठीक है, ये दोनों पक्के दोस्त है। अब पक्के दोस्त होते तो भार के हिसाब से कहता, पांचवा बोलता भाई मेरे को तो 5 के 1 नंबर के हिसाब से 1 नंबर के पास बिठा दो, मैं तो उसकी चीटिंग मार के कर लूंगा। लेकिन मोजले ने कहा, क्या कहा, भार के तौर पर नहीं मेरे भाई, आप सीक्वेंस वाइज बैठोगे, संख्या के आधार पर बैठोगे, नंबर के हिसाब से बैठोगे, 1 2 3 4 5। अब मार ले नकल भाई, 5 वाला मार ले, 1 की नकल नहीं मार सकता। यही चीज वो कहने की कोशिश कर रहा है हेनरी मोजले मेरे भाई। आई बात समझ में। आगे चलते हैं। तो इनकी जो है परमाणु क्रमांक है भाई रोल नंबर, यानी कि परमाणु संख्या, इनका वजन असली पहचान नहीं है, इनकी परमाणु क्रमांक जो है असली पहचान है मेरे भाई। बस जैसे ही तत्वों को बढ़ते परमाणु क्रमांक रोल नंबर के हिसाब से सजाया गया, पुरानी सारणी के सारे लफड़े कमियां अपने आप छूमंतर हो गई, गायब हो गई। आज हम जो टेबल पढ़ते हैं वो इन्हीं की देन है मेरे भाई। आई बात समझ में। ये तो हो गया पैराग्राफ के हिसाब से समझाना मेरे भाई, ठीक है। अब आपको थोड़ी सी मैं चित्र के हिसाब से भी समझाता हूं, जैसे कि आपको सारी चीजें समझ आनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है। तो टेबल कुछ इस तरीके से होती है, आप सभी जानते हो भाई। टेबल में यहाँ पर आपको एक एक तत्व तो आपको नहीं लिखकर बता सकता, बस थोड़ा सा आपको आइडिया दे सकता हूं कि ऐसे कोई टेबल होती है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पर जो है पहली लाइन होती है मेरे भाई, ठीक है, यहाँ पर पहली लाइन होती है, यहाँ पर दूसरी लाइन होती है, ऐसे ऐसे खड़ी लाइन ही होती है मेरी भाई, ठीक है। ऐसे ऐसे क्या होती है, ऐसे ऐसे खड़ी लाइन होती है, यहाँ तक जो है खड़ी लाइन होती है मेरी भाई, ठीक है। और सबसे नीचे अलग 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 दो है, 2 लाइनें भी होती है मेरी भाई, ठीक है। एक सेकंड, थोड़ा सा इसको रफ कर देते हैं, एक सेकंड मेरे भाई, यहां तक कर देते हैं, यहां तक कर दें। ऐसे ऐसे खड़ी लाइन आपने देखी होगी, आप चित्र देखोगे ना तो ये मेरा चित्र जो है समझ आ जाएगा। अगर किसी बच्चे ने आज तक जो है आवर्त सारणी नहीं देखी है, फिर तो मैं कहता हूं कि नहीं समझ आएगा। अगर आपने एक भी आवर्त सारणी देखी है, फिर एनसीईआरटी में देख लेना और इस चैप्टर को धीरे धीरे आगे बढ़ाना, सारी चीजें आपको समझ आएंगी। और 2 लाइनें ऐसे नीचे भी लेटी होती है मेरे भाई, ध्यान से देखना, उस चित्र में 2 लाइनें ऐसे भी नीचे लेटी होती है। ये तो हो गए आपके चित्र की बात मेरे भाई। आई बात समझ में। ऐसे ही ऐसे होते हैं ना वो आवर्त सारणी जो है, ऐसे ही ऐसे होती है मेरे भाई, ठीक है। अब एक एक करके आपको यहां पर चीजें मैं बताता हुआ चलता हूं मेरे भाई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहां पे देखो क्या है, यहां पे लिखना स्टार्ट करता हूं, 18 समूह मेरे भाई, ठीक है। 18 समूह मेरे भाई, यानी कि समूह का मतलब क्या है, खड़ी लाइन है। ये डोंट वरी, सारी चीजें ऊपर लिखी गई है, वो सारी चीजें आपको तभी समझ आएगी जब मैं यहां पर आपको ये चीजें लिखूंगा मेरे भाई। 18 लाइनें, ये जो मैंने खड़ी लाइनें लिखी है ना, ये वाली खड़ी लाइनें, ऐसी लाइनें कितनी है, 18 लाइनें। डायरेक्ट वनडे एग्जाम्स में पूछता है, समूह के अंदर, समूह यानी कि ग्रुप की बात कर रहे हैं, 18 लाइनें होती है मेरे भाई, ठीक है। 1 से लेके कितनी तक होती है, 18 लाइनें तक होती है। मतलब कि ये 1 से स्टार्ट होगी, ठीक है, 1 से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 ऐसे करके जो है 18 तक ये जाएंगी मेरे भाई। आई बात समझ में। उसके बाद हम चलते हैं आगे मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद आपको क्या दिखेगा, उसको, इसको क्या बोलते हैं, इसको ग्रुप्स बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। याद रखना हमेशा खड़ी लाइनों को क्या बोलते हैं, कैसे लिखूं, यहां पे खड़ी लाइन लिख देता हूं, खड़ी लाइन। खड़ी लाइनों को हमेशा ग्रुप्स बोलते हैं। और इसमें कितनी लाइनें होती हैं, 18 लाइनें होती है मेरे भाई, ठीक है। अब बोलते हैं रो, रो यानी कि ऐसे लाइनें, ऐसे लाइनें, ऐसे लाइनें, ठीक है, ऐसे लाइनें। आपने देखा हो ना, कंप्यूटर में भी तो हमने पढ़ा था, आई याद, कंप्यूटर में भी तो ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे एक टेबल बनाते हैं। आपने रो में आपने टेबल बनाई होगी ना, कभी वर्ड फाइल में आपने टेबल बनाई होगी, ऐसे आप टेबल बनाते हो, ऐसे ऐसे टेबल बनाते हो, एक सेकंड, ऐसे ऐसे आप टेबल बनाते हो ना। ये क्या बन गया, ये बड़ी डिजाइनिंग बहुत खराब है यार, ठीक है। ऐसे आप एक टेबल बनाते हो, ठीक है, ऐसे आप टेबल बनाई, ये रो ऐसे बनाते हो,
ऐसे ऐसे रो बनाते हो, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा मेरे भाई, ठीक है ना। ऐसे ऐसे रो बनाते हो। ये क्या है, खड़ी लाइनों को क्या बोला जाता है मेरे भाई, खड़ी लाइनों को कॉलम बोला जाता है मेरे भाई, ठीक है। कंप्यूटर भी करवा रहा हूं आपको। देखो खड़ी लाइन, खड़ी लाइन को क्या बोलते हैं, खड़ी लाइनों को मेरे भाई कॉलम बोलते हैं, COLOUMN ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। अभी कुछ लाइनें ऐसे पड़ी हुई मिलेंगी आपको, ठीक है। ये पड़ी हुई लाइनें, इनको क्या बोलेंगे, लेटी लाइन, लेटी लाइन। इनको क्या बोलेंगे, इनको रो बोलेंगे। बस सिंपल सी बात है, आई बात समझ में। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। तो खड़ी लाइनों को ग्रुप बोलते हैं जिनमें क्या होती है, 18 खड़ी लाइनें होती है मेरे भाई। उसके बाद होती है आवर्त मेरे भाई, ठीक है। आवर्त, आवर्त बाद में लिखेंगे, पहले लेटी लाइन लिखो। लेटी लाइन वैसे लिख दिया था, चलो कोई बात नहीं। लेटी लाइन यहां पे दोबारा लिख देता हूं, लेटी लाइन। इनको क्या बोला जाता है, इनको आवर्त बोला जाता है मेरे भाई, ठीक है। इनको क्या बोला जाता है, आवर्त बोला जाता है। इंग्लिश में इनको क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। पीरियड्स बोलते हैं या फिर रो बोलते हैं, ठीक है। ये चीज आप याद रखना। और ये हमेशा कितने होंगे, हमेशा 7 होंगे मेरे भाई। आई बात समझ में, हमेशा कितने होंगे, हमेशा ये 7 होंगे। अब मैंने बताया था नीचे 2 लाइन भी होती है, ये देखो पहले मैंने बताया खड़ी लाइनें होती है। उसके बाद मैंने क्या बताया, नीचे सबसे 2 अलग अलग चित्र देखना, आप चित्र देखना तब आपको समझ आएगा। जब आप डायग्राम देखोगे ना, इस डायग्राम के बिल्कुल नीचे 2 अलग सी लाइनें दिखेंगी, अलग दिखेंगी, आपको लगेगी कि ये 2 अलग लाइनें कैसी है। बस उन्हीं के बारे में यहां पर बता रहा हूं, 2 अलग लाइन। इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, अगर ये आप समझ गए, 2 अलग लाइन, ठीक है। 2 अलग लाइन, तो 2 अलग लाइन है ना, इनको क्या बोला जाता है, छठे और 7वें आवर्त का ही बढ़ा हुआ हिस्सा है। मतलब ये जो आवर्त लाइनें है ना, हमने कितने बताई, 7 आवर्त लाइनें, इसी का ही ये बढ़ा हुआ हिस्सा है मेरे भाई। आई बात समझ में, ये कोई अलग लाइन नहीं है, ये इन्हीं का जो है बढ़ा हुआ हिस्सा होता है मेरे भाई, ठीक है। आई बात समझ में, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी मेरे भाई, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस पूरी टेबल को। ये जो पूरी टेबल मैंने आपको ऊपर बनाई ना, एक सेकेंड, ये पूरी टेबल मैंने जो आपको बनाई है, ऊपर दिखा देता हूं। ये जो पूरी टेबल मैंने आपको बनाई है, इसको 4 हिस्सों में बांटा गया है मेरे भाई, ठीक है। इसको जो है 4 हिस्सों में बांटा गया है, 4 हिस्सों में बांटा गया है। एक सेकंड, अरे यार जल्दी जल्दी लिखने के चक्कर में गलत हो जाता है। 4 हिस्सों में बांटा गया है, ठीक है। ये सारी चीजें ऊपर लिखी गई है, मैं डायरेक्ट वहां पे पढ़ता हुआ चलूंगा, वहां पे नहीं समझाऊंगा, बस ये समझा यहीं पर रहूं मेरे भाई। आई बात समझ में, 4 हिस्सों में बांटा गया, 4 हिस्सों में बांटा गया है, बांटा गया, ठीक है। 4 हिस्से में कौन कौन से बांटा गया है, इनको ब्लॉक्स बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। ब्लॉक्स, ब्लॉक्स बोलते हैं। यानी कि ये समझ लो यार कि एक पूरा मोहल्ला है, मतलब कि एक पूरी कॉलोनी है जिसको 4 मोहल्लों में बांटा गया है। सिंपल सी बात है मेरे भाई, ठीक है। ये 4 ब्लॉक्स कौन कौन सी है, 4 हिस्से कौन कौन से है मेरे भाई, एस ब्लॉक। एस ब्लॉक के बाद क्या आएगा मेरे भाई, पी ब्लॉक। सीक्वेंस वाइज याद रखना है, सीक्वेंस वाइज ही चीजें याद रहती हैं। पी ब्लॉक्स मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, डी ब्लॉक आएगा। और अंत में क्या आएगा, अंत में जो है एफ ब्लॉक आएगा। जो मैंने अभी आपको बताया था ना, 2 अलग लाइन, ये इनका मतलब अभी आपको बताऊंगा, अभी आपको समझ आएगा। ये 2 लाइनें, वैसे तो ये है लेटी लाइनें ही हैं, ये लेटी लाइन जो अभी मैंने आपको बताया ना, आवर्त सारणी में लेटी हुई लाइन होती है, इन्हीं का बढ़ा हुआ रूप है। लेकिन इनको क्या कहते हैं, लेटी लाइन कहते हैं। और लेटी लाइन को क्या बोलते हैं, अभी एफ ब्लॉक जो हम पढ़ेंगे ना, इनको एफ ब्लॉक ही बोलते हैं। अभी आपको बताता हूं, रुको एक सेकंड, ठीक है। एफ ब्लॉक इसको बोलते हैं मेरे भाई। आई बात समझे, अब इन ब्लॉक्स को समझो, बस थोड़ी सी चीजें हैं ये, और समझ लेना, पूरा चैप्टर खत्म है मेरे भाई, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं फर्स्ट पॉइंट, एस ब्लॉक मेरे भाई, ठीक है। एस ब्लॉक मेरे भाई, ठीक है। तो एस ब्लॉक ये कहां से होते हैं मेरे भाई, ये लेफ्ट साइड से स्टार्ट होते हैं मेरे भाई, ठीक है। लेफ्ट साइड से मेरे भाई, ठीक है, लेफ्ट साइड से। अभी मैंने टेबल आपको बनाई थी ना, यहां से जो खड़ी लाइनें स्टार्ट होती है, ये जो खड़ी लाइनें है ना, इन्हीं को क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। इन्हीं को क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक यहां पर बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। आई बात समझ में, इससे ज्यादा मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। आई बात समझ में। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा क्या होता है, पी मोहल्ला मेरे भाई, ठीक है। पी ब्लॉक मेरे भाई, ठीक है। पी ब्लॉक, अब पी ब्लॉक कहां पर होता है, ये लेफ्ट साइड में आ गया। पी ब्लॉक एस ब्लॉक कहां पर आ गया, लेफ्ट साइड में। तो पी ब्लॉक कहां पर जाएगा, सीक्वेंस वाइज चलेंगे तो कहां जाएगा, राइट साइड में जाएगा। सिंपल सी बात है मेरे भाई, ठीक है। ये कहां पर जाएगा, ये राइट साइड में जाएगा। यानी कि ये टेबल होगी, यहां पे एस ब्लॉक आ गया लेफ्ट साइड में, और यहां पे क्या आ गया, यहां पे पी ब्लॉक आ गया। सिंपल सी बात है, आई बात समझ में। ये लेफ्ट है, ये राइट है, आई बात समझ में। एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया। आगे चलते हैं, आगे हमने क्या देखना है, आगे हमने पॉइंट 3 पर देखना है डी ब्लॉक मेरे भाई, ठीक है। डी ब्लॉक,
अब सही सीधी सी बात है, हमने देखा पी एस ब्लॉक कहां पर चला गया, एस ब्लॉक लेफ्ट में चला गया, पी ब्लॉक कहां पर चला गया, पी ब्लॉक लेफ्ट में चला गया, तो कौन सी चीज बच गई, मिडिल में बच गई। ये टेबल हमने बनाई थी, लेफ्ट आ गया, राइट आ गया, ठीक है। अब बीच में बच गया, बीच में क्या बच गया, डी ब्लॉक आएगा, सिंपल सी बात है। तो डी ब्लॉक मेरे भाई कहां पर आ जाएगा, डी ब्लॉक जो है बीच में आ जाएगा, यानी कि ये दोनों हिस्से को जोड़ने का काम करेगा। ये लेफ्ट है, ये राइट है, ठीक है। ये एक हिस्सा है, ये एक हिस्सा है। अब इन दोनों को जोड़ने का बीच पुल वाला काम कर रहा है ना, तो ये जो पुल वाला हिस्सा काम करेगा ये डी ब्लॉक है। सिंपल सी बात है मेरे भाई, आई बात समझ में। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 4 पर, जो कि हमारा अंतिम है, एफ ब्लॉक। बस सिंपल सी बात है, बात खत्म करो। एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक में अभी मैं बता के आया हूं, जो अलग से दो लाइनें मिलेंगी मेरे भाई, ये अलग से दो लाइनें मिलेगी। ब्लैक ले लेता हूं, चलो कोई बात नहीं। ये जो अलग से दो लाइनें मिलेंगी, अरे क्या हो गया, चल यार, ये जो अलग से दो लाइनें मिलेंगी, हालांकि है तो ये लेटी हुई रेखाओं का जो है बढ़ा हुआ रूप है। जो हमने 7 लेटी हुई लाइनें देखी थी ना, उन्हीं का बढ़ा हुआ रूप है, लेकिन ये आपको टेबल में अलग से लाइनें दिखेंगी। इन्हीं को क्या बोला जाता है, इन्हीं को एफ ब्लॉक बोला जाता है। बस सिंपल सी बात है, आई बात समझ में। तो यहां पे लिख दो, कहां गया वो, कहां गया रे वो, ये रहा एफ ब्लॉक। तो एफ ब्लॉक को आप क्या लिखोगे, तो यही लिखोगे पूरी टेबल के सबसे नीचे, पूरी टेबल के सबसे नीचे मेरे भाई, ठीक है, सबसे नीचे दो अलग लाइन, दो अलग लाइन, बस इन्हीं को बोला जाता है अलग लाइन, अलग लाइन मेरे भाई, ठीक है। इन्हीं को एफ ब्लॉक बोला जाता है। बस सिंपल सी बात, इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी है मेरे भाई। और सीक्वेंस वाइज कैसे याद रखोगे, सीक्वेंस वाइज आप ऐसे याद रख सकते हो। वैसे तो मेरे हिसाब से ऊपर ही आपको याद हो गया होगा, अब फिर भी आपको आप कहोगे तो थोड़ा और आसान कर दे मेरे भाई, तो चलो और आसान कर देते हैं। सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले लेफ्ट आता है मेरे भाई। आप करते हो ना, परेड चलती है, आप क्या सुनते हो, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। कभी आपने ऐसा सुना है राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, नहीं सुना ना। आप हमेशा क्या सुनते हो, लेफ्ट राइट सुनते हो मेरे भाई, ठीक है। चलो यहां पे लिखने की छोड़ो, आप हमेशा क्या सुनते हो, आप हमेशा सुनते हो लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, ठीक है। लेफ्ट राइट सुनते हो तो पहले आपको ऐसा ही लिखना है, पहले आप लिखोगे लेफ्ट और दूसरे नंबर पर लिखोगे लेफ्ट राइट लिखोगे, ठीक है। यानी कि लेफ्ट आ गया, राइट आ गया, उसके बाद बीच में ही आएगी जगह, तो आप बीच के लिए क्या लिखोगे, मिडल लिख दोगे। तीसरे नंबर पर क्या लिख दोगे, मिडल लिख दोगे मेरे भाई। आई बात समझ में, एम आई डबल डी, एक सेकेंड, एम आई डबल डी, अरे यार एम आई डबल डी आता है क्या, एल ही आ जाएगा, ठीक है, मिडल आ जाए। बीच में तीसरे नंबर पर क्या है, मिडल ही आएगा। पहले लेफ्ट आपने लिख दिया, दूसरा आपने राइट लिख दिया, उसके बाद क्या मिडल ही रह गया, ठीक है। और चौथे नंबर पर आप क्या लिखोगे, बॉटम आएगा, सिंपल सी बात है। आई बात समझे, बॉटम यानी कि नीचे वाली लाइन आएगी। आई बात समझे, बस इसके नाम के आगे सीधा लिख दो, ऊपर एस, उसके बाद पी, उसके बाद डी, उसके बाद एफ, बस ब्लॉक लिख दो, बात खत्म। हो गया ना सारी चीजें याद। बताओ क्या याद चीजें याद नहीं रही। बस आप दिक्कत ये है ना कि आप सीक्वेंस वाइज नहीं पढ़ते हो, आप मल्टीपल टाइम नहीं पढ़ते हो, इसीलिए ये चीजें आपको डिफिकल्ट लगती है मेरे भाई। आई थिंक यहां तक, आई थिंक कोई भी चीज आपको डिफिकल्ट नहीं लगी होगी मेरे भाई, ठीक है। हो गया ना चीजें, बस ऐसे ही याद रखना है आपको, सिंपल सी बात है। और इसके अंदर क्या है, और आप इसके अंदर क्या याद रख सकते हो, और तो मेरे हिसाब से कुछ ऐसा नहीं है मेरे भाई, ठीक है। और इसके अंदर कुछ याद ऐसा रखने वाला नहीं है। सीधा हम चलते हैं मेरे भाई, अब हम कहां पर चलेंगे, अब हम सीधा मेरे भाई हमारी थ्योरी पर चलते हैं। जितनी चीज समझानी थी मैंने आपको समझा दी है मेरे भाई, आई बात समझ में। अब हम चलते हैं आगे, टाइम चल रहा है ना, बिल्कुल टाइम चल रहा है। अब हम चलते हैं आगे, ये हम देख चुके थे। अब हम कहां पे आ गए हैं, आधुनिक सारणी की बनावट पर आ गए हैं मेरे भाई, ठीक है। पेन को चेंज कर लेते हैं दोबारा से और हम आ जाते हैं आगे मेरे भाई, ठीक है। ये चीजें आपको समझानी जरूरी थी मेरे भाई, अदरवाइज आपको समझ नहीं आता। आई बात समझ में। तो चलिए हम चलते हैं बिल्कुल हमारी वाली चीज पर चलते हैं, एक सेकंड मेरे भाई, ठीक है। तो आधुनिक सारणी की बनावट देख लेते हैं। अब यहां पे समझाऊंगा नहीं, सारी चीजें मैं समझा के आया हूं नीचे, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी थी, हेनरी मोजले ने दी थी। 18 ऊर्ध्व स्तंभ, ऊर्ध्व स्तंभ यानी कि खड़े स्तंभ, खड़ी लाइनें बोलते हैं इनको, खड़ी लाइनें, खड़ी लाइन, या फिर आप इनको कह लो क्या बोल लो, या इनको आप बोल लो खंबे बोल लो मेरे भाई, ठीक है। खंबे बोलो, किसी तरीके याद रख लो। कितनी है टोटल, 18 है मेरे भाई। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, याद रखना। और इनको क्या बोला जाता है, जिन्हें ग्रुप्स बोला जाता है, मैंने नीचे भी बताया था। और 7 क्षैतिज पंक्तियां, क्षैतिज पंक्तियां का क्या बोलते हैं, लेटी लाइन बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है।
लेटी लाइन बोलते हैं, क्षैतिज को क्या बोलेंगे, लेटी लाइन बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे। अभी मैं एग्जांपल देके आया हूं, ज्यादा नहीं बताऊंगा। जिन्हें आवर्त कहा जाता है, ये डायरेक्ट याद रखना, क्वेश्चन यहीं से पूछता है मेरे भाई। खड़ी लाइनों को या फिर स्तंभों को क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ग्रुप्स बोला जाता है। बस ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा। लेटी लाइन क्षैतिज पंक्तियों को क्या बोला जाता है, आवर्त बोला जाता है, पीरियड्स बोला जाता है, रो बोला जाता है। बस और इतनी आसान भाषा में और क्या समझाऊं, इनको कहा जाता है, इसमें एसपीडीएफ 4 ब्लॉक्स होते हैं, यानी कि पूरी टेबल्स को 4 ब्लॉक्स में बांटा जाता है। नीचे बता के आया हूं। अब सरल भाषा में देखो यहां पे क्या लिखा गया है। इस नई चमचमाती आवर्त सारणी जो मैंने नीचे बनाई थी, नक्शा याद कर लो दोस्तों। इसमें जो खड़ी लाइनें, खंबे हैं, उनकी कुल गिनती 18 है, जिन्हें हम समूह या वर्ग कहते हैं। और जो लेटी हुई लाइनें हैं, रोड नहीं आएगा, रो आएगा, यहां पे रो है, उनकी संख्या 7 है, जिन्हें हम आवर्त कहते हैं। पूरी टेबल को 4 मोहल्लों में बांटा गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और नीचे वाले एफ ब्लॉक में। बताओ क्या समझ नहीं आया। आगे चलते हैं, चलो अब फटाफट से चलते हैं मेरे भाई, ठीक है ना, सारी चीज बता चुका हूं। अब आवर्त सारणी की जादुई चालें चलो देख लेते हैं। परमाणु का आकार कब घटता है और कब बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल ये एक परमाणु है, ठीक है, ये एक परमाणु है, ठीक है। अब कब इसका आकार छोटा होगा और कब इसका आकार जो है बड़ा होगा, अब इसको देख लेते हैं मेरे भाई। आई बात समझ में। इसीलिए यहां पे लिखा गया आवर्त सारणी की जादुई चालें, यानी कि परमाणु का आकार जो है, यानी कि साइज उसका कब छोटा होगा और कब बड़ा होगा। एनसीईआरटी की डेफिनेशन क्या कहती है, आवर्त में बाएं से दाएं को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बाएं से दाएं, यानी कि लेफ्ट टू राइट मेरे भाई, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाने पर, ठीक है। आवर्त सारणी में अभी मैंने टेबल आपको बनाई थी ना, टेबल बना के दिखाई थी। यहां पर क्या था, यहां पर लेफ्ट था मेरे भाई, और इस टेबल के यहां पे क्या था, यहां पर राइट था मेरे भाई। बीच में क्या था, बीच में मिडल था मेरे भाई, मिडल में। यहाँ पे कौन बैठता है, यहाँ पे एस ब्लॉक बैठता है। यहाँ पे क्या बैठता है, पी ब्लॉक बैठता है। बीच में क्या बैठता है, डी ब्लॉक बैठता है। नीचे कौन सा है, 2 अलग अलग लाइनें, वो एफ ब्लॉक है मेरे भाई। बताओ, इतनी आसान से समझा दिया। और क्या है, अब ये कह रहा है कि भाई किसी परमाणु का जो है आकार, शेप, वो घटेगा या बढ़ेगा, कैसे पता हमें चलेगा। तो वो कह रहा है कि भाई अगर कोई परमाणु, ठीक है, आवर्त में बाएं से दाएं, यानी कि लेफ्ट टू राइट ऐसे करके जाएगा, तो परमाणु का आकार घटता है मेरे भाई। जबकि समूह में, ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर नया कोष जुड़ने के कारण परमाणु का आकार बढ़ता है। सिंपल सी चीज ये कह रहा है कि भाई कोई परमाणु तत्व है, ठीक है, वो टेबल में अगर ऐसे चलेगा, ठीक है, वो अगर ऐसे चलेगा तो उसका परमाणु आकार घटेगा, यानी कि शेप उसकी छोटी होगी मेरे भाई, ठीक है। लेकिन कोई अगर वो ऐसे चल रहा है, ऊपर से नीचे की ओर चल रहा है, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर चल रहा है, तो उसमें परमाणु जुड़ेगा। कोष जुड़ने के कारण परमाणु का आकार बढ़ जाएगा, यानी कि यहां पर जो है ये बड़ा हो जाएगा। आई बात समझ में। अब पता चला कि परमाणु का आकार छोटा या बड़ा कैसे होगा, ये डेफिनेशन पढ़ लेना। नहीं समझ आया कोई दिक्कत नहीं, मैंने बोला उसको समझ लेना। फिर भी नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, नीचे सरल भाषा में लिखा है, इसको पढ़ दो। अब यहां से परीक्षा में सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, ध्यान से सुनना। जब आप पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं, यानी कि लेफ्ट से राइट हाथ की तरफ चलोगे, तो नाभिक का खिंचाव बढ़ने के कारण जो है परमाणु सिकुड़ जाता है, यानी कि उसका आकार छोटा हो जाता है, शेप उसकी छोटी हो जाती है। यहां पे मैंने आपको बताया। लेकिन जब आप किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर उतरोगे, ऐसे ऊपर से नीचे की ओर उतरोगे, तो परमाणु के ऊपर नए नए डिब्बे कोष जुड़ते हैं, जिससे परमाणु मोटा हो जाता है, यानी कि उसका आकार जो है बढ़ जाता है, यानी कि आकार जो है बढ़ जाता है। सिंपल सी बात है। आई होप आपको समझ आई होगी। कोई ऐसी चीज मैंने यहाँ पे नहीं लिखी या फिर बताया जो आपको समझ नहीं आया, ठीक है। अब ये सारी चीजें हम पहले भी पढ़ के आए हैं। धात्विक किसकी बात कर रहा है, मेटल की बात कर रहा है, नॉन मेटल की बात कर रहा है, सारी चीजें हम पढ़ के आए। इसीलिए बोलता हूं किसी चीज को पढ़ो, पूरा पढ़ो, कंप्लीट पढ़ो, सीक्वेंस वाइज पढ़ो, रिलेट करके पढ़ो, तब ये चीजें आपको आसान और लॉन्ग टाइम तक याद रहेंगी मेरे भाई। आई बात समझ में। इसीलिए वीडियो लंबा हो रहा है मेरे भाई, क्योंकि ये चीज आप पहली बार पढ़ रहे हो। आपको एक चीज को याद करवाने के लिए 3 तरीके मुझे आजमाने पड़ रहे हैं। मेरी गलती नहीं है, थोड़ा सा समझा करो मेरे भाई, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप हो सकता है अभी आप पढ़ रहे हो, मैं आपसे 2-3 साल बड़ा ही होऊंगा, जाहिर सी बात है आपसे ज़्यादा थोड़ी सी मैच्योरिटी आएगी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो है उम्र देखकर मैच्योरिटी आती है। हमेशा याद रखना, कभी आपको लगा हो कि मैं आपसे 3-4 साल बड़ा हूँ इसीलिए मैच्योर हूँ मैं, नहीं मेरे भाई। उम्र जो है मैच्योरिटी की गारंटी नहीं देती है। ज़रूरी नहीं है कि कोई 60 साल वाला व्यक्ति ही मैच्योर होगा, ठीक है। 22 साल वाला व्यक्ति भी मैच्योर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है मेरे भाई। बस ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कितनी चीज़ें आप जो है सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ने की कोशिश करते हो, समझने की कोशिश करते हो। आई बात समझ में। चलो आगे चलते हैं, मेटल और नॉन मेटल की बात कर लेते हैं। बाएं से दाएं, यानी कि लेफ्ट टू राइट मेरे भाई, ठीक है। लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता घटती है मेरे भाई।
अभी हमने क्या देखा था, कोई परमाणु जो है लेफ्ट से राइट जाएगा तो उसका आकार क्या होगा, छोटा हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, यहां पर क्या कह रहा है, धात्विक और अधात्विक का पता कैसे लगाएंगे। ऊपर हमने क्या देखा, ऊपर हमने शेप की जिक्र किया था कि भाई कोई अगर आपसे पूछ ले भाई शेप का कैसे पता लगाएंगे कि घट रही है या फिर बढ़ रही है मेरे भाई। ठीक है, ये चीज हमने देखा, घट रही है या फिर बड़ी हो रही है, ये हमने शेप यहां पे देख ली। अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम देख रहे हैं कि मेरे भाई जो मेटल और नॉन मेटल है इसका पता कैसे चलेगा मेरे भाई। तो इसका पता ऐसे चलेगा, कोई तत्व जो है दाएं से मतलब बाएं से दाएं, सॉरी बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है त्याग कर देता है, दान दे देता है। तो उसकी क्षमता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अब जाहिर सी बात है, कोई चीज आप में से आप दान करोगे, आपके पास 10 रुपए हैं मेरे भाई। ठीक है, आपने 5 रुपए क्या कर दिए, 5 रुपए मुझे दान कर दिए, तो आपके पास कितने बचे, 5 ही रुपए बचे ना, यानी कि घट गई चीजें। अतः धात्विक गुण घटता है मेरे भाई। ठीक है, मेटल जो होता है ना, मेटल गुण वो क्या होता है, घटता है, और अधात्विक गुण बढ़ता है मेरे भाई। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय और अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई। आई बात समझ में। क्या कह रहा है, सिंपल सी बात तो कह रहा है, किसी चीज का अगर आपको मेटल और नॉन मेटल पता लगाना है तो कैसे पता लगाओगे। कोई चीज क्या कर रही है, लेफ्ट टू राइट जा रही है। अब लेफ्ट टू राइट जा रही है तो वो क्या कह रहा है, दान दे रहा है, इलेक्ट्रॉन अपने दान दे रहा है। 5 इलेक्ट्रॉन दान दे दिए, इसके पास थे 10 इलेक्ट्रॉन, इसने 5 इलेक्ट्रॉन जो है दान दे दिए, तो इसके बाद कितने बचे, 5 ही इलेक्ट्रॉन बचे। तो ये घट रहा है मेरे भाई, लेकिन घट रहा है, लेकिन धात्विक गुण घट रहा है, धात्विक गुण घट रहा है, यानी कि धातु घट रही है, धातु यानी कि मेटल घट रहा है मेरे भाई, मेटल घट रहा है, लेकिन अधात्विक गुण बढ़ रहा है मेरे भाई। ये चीज भी याद रखना, यहीं से क्वेश्चन पूछता है। धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होती है। क्षारीय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। दो चीज आपने पढ़ी होगी, एसिडिक और बेसिक मेरे भाई। ठीक है, बेसिक इनको बोला जाता है, ये हम आगे पढ़ेंगे, एसिडिक और बेसिक। हमारे पेट में क्या है, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो क्या है, एसिडिक है मेरे भाई, जो खाने को थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है। एक चीज और आपको आज आप इंपॉर्टेंट बता देता हूं, आप खाना खाते हो ना, आप डेली खाना खाते हो घर के अंदर या पार्टियों में खाना खाते हो, दबा के खाना खाते हो ना, उसके बाद डायरेक्ट पानी पीते हो मेरे भाई। क्या पीते हो, पानी पीते हो। तो आज आपको बता देता हूं, डायरेक्ट आपको कभी भी पानी नहीं पीना है। डेली आप घर में खाना खाओगे तब भी आपको पानी नहीं पीना है। 10 या 15 मिनट के बाद पानी आप पी सकते हो, लेकिन एज इट इज जब भी आपने खाना खाया उसी टाइम आपको पानी नहीं पीना है। क्यों नहीं पीना, क्यों आपको पानी नहीं पीना है, क्योंकि जैसे ही आप खाना खाते हो ना, आपके पेट के अंदर एक एसिड होता है HCl, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको बोलते हैं। जैसे ही आप खाना खाते हो ना, ये एक्टिव हो जाता है मेरे भाई, ये एक्टिव हो जाता है, इसको सिग्नल मिल जाता है कि मेरा काम करना अब स्टार्ट हो गया। अब ये काम क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ये खाने को तोड़ना स्टार्ट करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना स्टार्ट करता है। अब जैसे ही आप पानी पी लोगे ना, खाना खाते समय पानी पी लोगे, तो ये हाइड्रोक्लोरिक उस एसिड के ऊपर पानी पड़ेगा और ये क्या करेगा, ये बुझ जाएगा, ये काम करना बंद कर देगा। इसी वजह से जो है क्या होता है, आपके पेट में सड़न हो जाती है, आपके पेट में क्या होती है, बदबू आ जाती है, जिसकी वजह से आपका जो है डाइजेस्टेशन खराब हो सकता है, आपका जो फ्रेश होने जाते हैं वो उसमें प्रॉब्लम आती है, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। आई होप आप समझ रहे होगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। इसीलिए आज के बाद खाना खाते समय उसी टाइम पानी नहीं पीना है, 10 मिनट के बाद आप पानी पी सकते हो मेरे भाई। आई बात समझ में। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, इसको सरल भाषा में देख लेते हैं फटाफट से। अब चलते हैं, इसको चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करते हैं। ऑलरेडी 1 घंटे का चैप्टर हो गया, वरना फिर आपकी कंप्लेंट आ जाएगी मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। आवर्त सारणी में बाएं हाथ पर सारी दानी धातुएं बैठी है। ठीक है, लेफ्ट साइड मतलब ये जो पीरियोडिक टेबल देखी थी ना, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। ये जो लेफ्ट साइड है, इस साइड जो है सारी दानी धातुएं बैठी हैं, सारी धातु बैठी हैं, यानी कि मेटल बैठे हैं। मेटल क्या करते हैं, धातुएं देते हैं, दान करते हैं। ठीक है, यही बोल रहा है, जो इलेक्ट्रॉन दान करने के लिए जानी जाती है। जैसे जैसे आप दाएं हाथ की तरफ बढ़ोगे, यानी कि राइट हैंड की तरफ आप बढ़ते जाओगे, तो इलेक्ट्रॉन दान करने का गुण कम होता जाएगा, यानी कि धात्विक गुण घटेगा और अधात्विक लालची गुण बढ़ता जाएगा। और एक और सुपर हिट फैक्ट याद रखना है, धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय हैं और अधातु ऑक्साइड जो है एसिडिक होते हैं। आई होप चीजें आपको समझ आ रही होंगी मेरे भाई। ठीक है, फिर भी चीजें नहीं समझ आई तो सिर्फ इसका यही रीजन है, आप पहली बार पढ़ रहे हो, इन वीडियोस को मल्टीपल्स टाइम देख लेना। ये चीजें गोल्ड माइंस आपको दे रहा हूं मेरे भाई। ठीक है, PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, बस आप एक काम नहीं करते, चैनल को लाइक और वीडियो को शेयर नहीं करते मेरे भाई। ठीक है, वीडियो को लाइक या फिर चैनल को शेयर नहीं करते, कुछ भी तरीके से कह लेना यार। ठीक है, ये किया करो भाई, आपकी मेहनत, आपके लिए ही मेहनत कर रहा हूं इतनी। ठीक है, चलो अब चलते हैं उपधातु के बारे में जान लेते हैं। मेटलॉइड्स के बारे में भी हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, एनसीईआरटी का पॉइंट क्या करता है, आवर्त सारणी की टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। इस पर आने वाले 7 सतह बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि उपधातु कहलाती है। आगे चलते हैं, सरल भाषा में क्या कह रही है, आधुनिक आवर्त सारणी में दाईं तरफ लेफ्ट साइड एक सीढ़ी जैसी टेढ़ी मेढ़ी बॉर्डर लाइन बनी है। यह लाइन
लाइन धातुओं और अधातुओं के बीच का एक बॉर्डर है। इस बॉर्डर की बाउंड्री पर जो तत्व बैठे हैं उन्हें हम उपधातु कहते हैं, यानी कि मेटलॉइड्स कहते हैं, क्योंकि इनमें धातु और अधातु दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। इनके नाम रट लो: बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टल्यूरिनियम, ठीक है, पोलोनियम। ये सारे क्या है, ये उपधातु है, यानी कि मेटलॉइड्स इनको बोला जाता है। डायरेक्ट पूछा जाता है बताइए निम्नलिखित में से कौन सी उपधातु है, तो ये 7 याद रख लेना, 7 जो है उपधातु होती है मेरे भाई। आई बात समझ में? इसके बाद आगे चलते हैं भाग 5, फटाफट से इस चैप्टर को खत्म करते हैं मेरे भाई, ठीक है। चलिए देख लेते हैं विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन छीनने की कला मेरे भाई। वैसे ये ऋणात्मक, पॉजिटिव और जो है नेगेटिव चार्ज पहले बता के आया हूं, आई होप ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। एनसीईआरटी का डेफिनेशन क्या कहता है? इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति विद्युत ऋणात्मक कहलाती है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन दान दे रहा है, अब किसी को तो इलेक्ट्रॉन दान देगा ना, यहां पर कोई चीज बैठी है, ये किसी को आकर्षित कर रही है, इसको आकर्षित कर रही है, तो ये किसकी तरफ बढ़ गया? इसकी तरफ बढ़ गया, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन इसको तरफ आ गया। यही चीज ये कह रही है, ऋणात्मकता कहलाती है। बाएं से दाएं पूरी सारणी में फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मक जो है सर्वाधिक होती है मेरे भाई। विद्युत ऋणात्मकता का सीधा मतलब है दूसरों के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने या छीनने की गुंडागर्दी। जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो यह गुंडागर्दी बढ़ती है, और पूरी आवर्त सारणी जो है का सबसे बड़ा डोन कौन है, जो सबसे इलेक्ट्रॉन छीन लेता है, वो क्या है? फ्लोरीन है मेरे भाई। इसकी विद्युत ऋणात्मकता दुनिया में सबसे ज्यादा होती है, और इस चीज को मैं पहले भी लेक्चर्स में बता चुका हूं। आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी मेरे भाई। एक सेकेंड वेट करना, ठीक है। अब आगे चलते हैं भाई, पॉइंट नंबर 12 को देख लेते हैं फटाफट से मेरे भाई, ठीक है। ये क्या कह रहा है? आयनन विभव की बात कर रहा है, रिश्वत की रकम जो वर्तमान में चला हुआ है, ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा, आप सभी जानते हैं कौन रिश्वत दे रहा है, किसको रिश्वत, कौन रिश्वत ले रहा है। चलिए खैर, हम आते हैं एनसीईआरटी के पॉइंट के ऊपर। किसी उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आयन विभव कहते हैं। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर यह बढ़ती है, बस सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं। ये क्या कह रहा है? परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं, आप सभी देखते हो ये परमाणु है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर है, यहां पर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है, वो आसानी से बाहर नहीं आते हैं, ठीक है, वो आसानी से बाहर नहीं आते हैं। आपको परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन को जबरदस्ती खींचकर बाहर निकालना है, तो आपको बाहर से ऊर्जा की रिश्वत देनी पड़ेगी। सिंपल सी बात है भाई, आज के समय में जो रिश्वत आपको चली हुई है ना, वर्तमान में जो हमारी सरकार कर रही है, क्या कर रही है? रिश्वत वाला ही काम कर रही है। अगर आपको अपना काम निकलवाना है ना, तो रिश्वत देनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। इसी आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को आयनन विभव या फिर आयनन ऊर्जा कहते हैं। बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बहुत मजबूती से बंधे होते हैं, इसीलिए उन्हें निकालने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है मेरे भाई, सिंपल सी बात है, ठीक है। आगे चलते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता को देख लेते हैं, ठीक है। ये लास्ट पॉइंट है भाई, यहाँ पे जो है हमारी थ्योरी खत्म हो जाएगी। फटाफट से लास्ट पॉइंट को देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता। ये क्या कह रहा है? एनसीईआरटी का पॉइंट कहता है किसी उदासीन परमाणुओं में एक नया इलेक्ट्रॉन डालने पर मुक्त होने वाली ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर यह बढ़ती है। यह आयनन विभव का ही उल्टा है। जब कोई भूखा परमाणु बाहर से किसी आवारा इलेक्ट्रॉन को अपने घर में पनाह देता या शामिल करता है, तो वह खुशी के मारे अपने अंदर में से बहुत सारी ऊर्जा बाहर फेंकता है। इसी खुशी में निकलने वाली ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन को गले लगाने की चाहत मेरे भाई, ठीक है। मेरे हिसाब से ये जो चैप्टर था, बिल्कुल आसान भाषा में मैंने यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की है मेरे भाई, ठीक है। वैसे ये चैप्टर अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ोगे ना तो काफी डिफिकल्ट मिलेगा। तत्वों की आवर्त सारणी जिसको बोलते हैं ना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, फिर भी मेरे हिसाब से जितना आसान कर सकता था मैं, या फिर जितना आसानी तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर सकता था, वो मैंने यहाँ पर आपको किया। बस आप इस वीडियो को 3 से 4 बार देख लेना एग्जाम से पहले, और टेलीग्राम पर जो है ज्वाइन कर लेना और पीडीएफ डाउनलोड करके रख लेना मेरे भाई, ठीक है। इसको मल्टीपल्स टाइम पढ़ लेना। मैं आपको एक ही बात कहूंगा, मल्टीपल्स चीजें पढ़ने से अच्छा है एक ही चीज को आप मल्टीपल्स टाइम पढ़ो मेरे भाई। क्या कह रहा हूं मैं? मल्टीपल्स चीजों को पढ़ने से अच्छा, क्या कह रहा हूं मैं? मल्टीपल्स बुक्स को एक ही बार पढ़ने से अच्छा है एक बुक्स को आप मल्टीपल्स टाइम पढ़ो। इस पीडीएफ को मैंने पूरा निचोड़ डाल दिया, जो तीसरा चैप्टर है ना, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, इस पूरे चैप्टर का निचोड़ मैंने इस एक के अंदर डाल दिया। बस अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कितना शांत तरीके से आप पेशेंस बना के इस पूरे चैप्टर को देखते हो मेरे भाई, ठीक है। पूरी थ्योरी मैं आपको बता चुका हूं। अब यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर जो है हम इसके क्वेश्चन देखने वाले हैं, और पूरे क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसान लगेंगे अगर आपने थ्योरी ध्यान से, थोड़ी सी भी ध्यान से देखी है, ठीक है। पेन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। चलिए एक एक करके हम क्वेश्चनों को देखना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? चल रहा है ना टाइम? ठीक है, चल रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने यहां पर करवा दी हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहीं से देखनी है मेरे भाई, ठीक है। बस वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा याद रखना है,
ठीक है। तो लास्ट जो क्वेश्चन आपको नहीं दे जो लास्ट क्वेश्चन आपकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई भाई, दोबारा से मैं जो है ये पोस्ट और प्ले करना भूल गया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारी चीजें मैं यहाँ पे करवा चुका हूँ। ठीक है, बस यहाँ से आप देख लेना, सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख के भी बता चुका हूँ। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन ना समझ आए ना तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, बिल्कुल आसान भाषा में आपको वहां से भी समझा दूंगा मेरे भाई। अब बताओ मेरे को कि ये चैप्टर आपको आसान लगा या मुश्किल लगा मेरे भाई। कोई भी चीज मैंने यहाँ पे आपको जोक सुनाया हो, कोई भी चीज ऐसी बताई हो जिसका स्टडी से कोई रिलेट ना रहा हो, एवरीथिंग चीज आपको समझाने के लिए, आपको लॉन्ग टाइम याद रखने के लिए मैंने बताई है। बस आपको मेरे लिए एक काम करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आप ही एकमात्र मेरा जरिया हो जो चैनल को थोड़ा सा पुश कर सकते हो मेरे भाई, अदरवाइज आपकी मर्जी है। जाहिर सी बात है, आपको अच्छा लगेगी, कंटेंट अच्छा लगेगा, वीडियो अच्छी लगेगी तो आप पुश कर दोगे, सिंपल सी बात है। बाकी आपकी मर्जी है मेरे भाई, कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं है मेरे भाई। आई बात समझ में? बस डेली पढ़ते रहो, कंटिन्यूस रखो अपनी स्टडी को, कंसिस्टेंसी बनाए रखो, फोकस बनाए रखो, डेफिनेटली आपका निकल जाएगा एग्जाम मेरे भाई। आई बात समझ में? पीडीएफ आपको डाउनलोड कर लेनी है, कहाँ पर मिलेगी? इसी में जो है लिंक में आपको टेलीग्राम का चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जहाँ पर आपको सारी पीडीएफ जो है मिल जाएंगी मेरे भाई। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल वाली क्लास में जहाँ पर हम जो है 5वां चैप्टर जो है करने वाले हैं मेरे भाई। ठीक है, तो कल वाली क्लास में मिलेंगे। आज वाला चैप्टर का फीडबैक जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कैसा रहा। मिलते हैं कल वाली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए फटाफट जो हमने थ्योरी कंप्लीट की है उसके बिहाफ पर जो है अब हम क्वेश्चनों को देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इससे पहले थ्योरी जो हमने रिकॉर्ड की थी ना, पूरी थ्योरी मैं वहां पर समझा चुका हूं, क्वेश्चन भी मैं करवा चुका था। ये देखो ब्लैक कलर में आपको दिख रहे हैं ना, यहाँ पे क्वेश्चन में मैं करवा चुका था। बस वही आदत से मजबूर, जल्दबाजी में कई बार जो है रिकॉर्डिंग जो पोस्ट करता हूँ ना मैं देखने के लिए, एक्चुअल में वो प्ले ही करना भूल जाता हूँ। ये देखो हर क्वेश्चन जो है मैं इससे पहले करवा चुका था। मैं वीडियो ऐसे भी अपलोड कर सकता था, लेकिन आप ही की समझ के लिए मैं चाहता हूँ कि बेहतर समझ हो, कोई चीज़ मिले तो आपको कंप्लीट मिले या तो ना ही मिले मेरे भाई। ठीक है, इसीलिए मैं ये वीडियो दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यानी कि दूसरी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ सिर्फ क्वेश्चन की। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रहेगी, 5 से 10 मिनट की ये वीडियो रहेगी। फटाफट इसको भी देख लो मेरे भाई। ठीक है, थ्योरी तो हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम जो है क्वेश्चनों को लगाना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित, तत्व यानी कि एलिमेंट की यहां पे बात कर रहा है मेरे भाई। ठीक है, एलिमेंट की बात कर रहा है। वर्गीकरण यानी कि कैटेगराइज्ड से संबंधित त्रिक का नियम निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो 4 व्यक्तियों की हम बात करके आए हैं इस चैप्टर में। सबसे पहले डोबरनायर ने दिया था त्रिक का नियम मेरे भाई, उसके बाद न्यूलैंड आया था, उसके बाद मेंडलीफ आया था और उसके बाद मोस्ले आया था। डोबरनायर ने कौन सा नियम दिया था? त्रिक का नियम दिया था। न्यूलैंड ने अष्टक का नियम दिया था। मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी दी थी वो भार के ऊपर आधारित थी, यानी कि परमाणु भार के ऊपर उसने पूरी टेबल को डिजाइन किया था। और मोस्ले ने कहा था बाकी तीनों व्यक्ति सारे झूठे थे। मैं जो कह रहा हूं, जो ये जो तत्व होते हैं ना, एलिमेंट, ये जो इनका मूल बेसिक होता है, ये किस पे डिपेंड होते हैं? क्रमांक संख्या के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो याद रखना क्या पूछ रहा है? तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक का नियम। तो त्रिक का नियम किसने दिया था मेरे भाई? जोहान वोल्फगांग डोबरनायर ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ लेना, यहां पे भी मैंने सब कुछ लिख दिया है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रहा है? प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान होता है, संगीत के सुरों पर आधारित यह अष्टक सिद्धांत किसने दिया था? अभी बात करके आए हैं। सबसे पहले डोबरनायर व्यक्ति आया, उसने त्रिक का नियम दिया। दूसरे नंबर पर कौन सा आया था? न्यूलैंड नाम का व्यक्ति आया था, उसने जो है स्वर, जो संगीत के 7 स्वर थे ना, सारे गामा पादानी, उसके बिहाफ पर जो है अपना नियम दिया था। ये देखो अष्टक नियम दिया था न्यूलैंड ने। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जॉन न्यूलैंड जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, फटाफट चलते हैं, बाकी सारी चीजें मैं समझा चुका हूं, यहां पे भी लिख दी हैं, सब कुछ चीजें आपको समझ आएंगी मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? न्यूलैंड ने जब अपना अष्टक सिद्धांत दिया था तब प्रकृति में कुल कितने तत्व होते थे? जब जो ये अष्टक सिद्धांत दिया था ना न्यूलैंड ने, उस समय जो है तत्व कितने होते थे टोटल? तो टोटल तत्व 56 होते थे मेरे भाई। ठीक है, वर्तमान में कितने हैं? 118 तत्व वर्तमान में है मेरे भाई। ठीक है, ये भी जो है आप याद रखिएगा मेरे भाई। उसके बाद हम चलते हैं आगे, इसको डिटेल से आप पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है मेंडलीफ द्वारा प्रतिपादित मूल आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण किस आवर्त फलन में होते हैं? ठीक है, किसके आवर्त फलन में होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? परमाणु द्रव्यमान भार के मेरे भाई। ठीक है, आप सभी जानते हैं मेंडलीफ ने जो डिजाइन की थी आवर्त सारणी, वो किसके ऊपर की थी? द्रव्यमान के ऊपर ही तो की थी, द्रव्यमान
भार के ऊपर जो है इन्होंने इस सारणी को जो है बनाया था मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पे आप देख लेना, सारी चीजें मैंने लिख दी है। इसके बाद जो व्यक्ति आएगा मोस्ले, उसने पूरी डिजाइन जो आवर्त सारणी की थी वो किसके आधार पर की थी? परमाणु संख्या के आधार पर की थी मेरे भाई। ठीक है, परमाणु संख्या या फिर क्रमांक संख्या के आधार पर जो है की थी मेरे भाई। ठीक है, ये सारी चीजें याद रखना। नेक्स्ट पर आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ खाली स्थान छोड़े थे। मैंने आपको बताया था आवर्त सारणी पूरी दी थी, किसने दी थी? मेंडलीफ ने दी थी, लेकिन उसने बीच बीच में जो है कुछ खाली स्थान छोड़ दिए थे फ्यूचर एलिमेंट्स के लिए। उनके द्वारा अनुमानित तत्व एका एल्यूमिनियम को आज आधुनिक आवर्त सारणी में किस नाम से जाना जाता है? तो गैलियम को जो है आधुनिक एका एल्यूमिनियम के नाम से जाना जाता है मेरे भाई। ठीक है, एक और शब्द आएगा क्या नाम आएगा? चलिए आगे देख लेंगे, कोई नहीं। ठीक है, ये यहां पे दे भी दिया है, देखो मेंडलीफ द्वारा अनुमानित दूसरे तत्व एका सिलिकॉन को आज आधुनिक आवर्त सारणी में जर्मेनियम कहा जाता है मेरे भाई। ठीक है, तो दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना भाई, यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है वनडे एग्जाम्स में। ठीक है, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में जो खाली स्थान छोड़े थे ना, उसमें एका एल्यूमिनियम को आज की आवर्त सारणी में जो है गैलियम बोला जाता है, और जो एका सिलिकॉन है उसको किस नाम से जाना जाता है? जर्मेनियम के नाम से जाना जाता है मेरे भाई। आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है मेंडलीफ की आवर्त सारणी का सबसे बड़ा दोष क्या था जिसके कारण उसे अमान्य करना पड़ा? आप सभी जानते हैं, सबसे पहले कौन आया था? डोबेरनाइर आया था, उसको नकार दिया गया। फिर कौन आया? फिर आया मेरे भाई न्यूलैंड्स आया, उसको नकार दिया गया। फिर कौन आया? तीसरे नंबर पर यही आया था मेंडलीफ मेरे भाई। ठीक है, हालांकि इसने जो सारणी दी थी ना वो काफी सिस्टमैटिक ढंग से दी थी, फिर भी जो है इसकी आवर्त सारणी में कमी निकाल दी थी किसने? इसके बाद कौन आएगा? मोस्ले आएगा मेरे भाई, वो निकाल देगा। और ये क्या कह रहा है, इसका सबसे बड़ा दोष क्या था? तो इसका सबसे बड़ा यही दोष था, यह हाइड्रोजन को निश्चित स्थान नहीं दे सका और समस्थानिकों को जगह नहीं मिली भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां से सारी देख लेना, सब कुछ मैंने लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। 1913 में, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? 1913 में किस वैज्ञानिक ने सिद्ध किया कि तत्वों का मूल आधार परमाणु भार नहीं है बल्कि परमाणु क्रमांक है मेरे भाई? पहले 3 जो वैज्ञानिक आए थे, न्यूलैंड्स आया था, और उससे पहले कौन आया था? डोबरनाइर आया था, और उसके बाद कौन आया था? मेंडलीफ आया था। ये तीनों किसके ऊपर चल रहे थे? ये तीनों द्रव्यमान के ऊपर चल रहे थे मेरे भाई। ठीक है, द्रव्यमान के ऊपर चल रहे थे, यानी कि भार के ऊपर चल रहे थे। लेकिन जो मोस्ले आया, मोस्ले ने कहा कि ये सारे व्यक्ति गलत थे, मैं इनसे अपोजिट लेके आया हूं। इनके बिल्कुल अपोजिट इसने क्या दिया था? क्रमांक संख्या दी थी मेरे भाई। ठीक है, क्रमांक संख्या दी थी मेरे भाई। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया कि तत्वों का मूल आधार परमाणु नहीं बल्कि परमाणु क्रमांक है। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? हेनरी मोस्ले जो है राइट ऑप्शन आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है आधुनिक आवर्त नियम निम्नलिखित में से क्या है? आधुनिक आवर्त नियम यानी कि मॉडर्न टेबल की ये बात कर रहा है, हेनरी मोस्ले की ये बात कर रहा है। तो ये क्या है मेरे भाई? तो ये क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, तत्वों के गुण धर्म उनकी परमाणु संख्या के आवर्त में फलन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये किसने दिया था? हेनरी मोस्ले ने ये दिया था मेरे भाई। ठीक है, सारी चीजें आपको याद रखनी है, बस ये वीडियो देख लिया तो सब कुछ कंप्लीट हो गया मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। सारी चीजें मैं करवा चुका हूं, ये बस वो वीडियो रिकॉर्डिंग करना भूल गया था मेरे भाई। अब क्या करूं, डबल मेहनत लग रही है, फिर भी आप समझते नहीं हो यार। चलो कोई बात नहीं। आधुनिक आवर्त सारणी की बात कर रहा है, यानी कि आधुनिक जो है पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा है, किसने दी थी? तो ये दी थी हेनरी मोस्ले ने। क्षैतिज पंक्तियां को क्या बोला जाता है? लेटी लाइन बोला जाता है, यानी कि इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है? रो बोला जाता है। और ऊर्ध्व स्तंभ यानी कि वर्टिकल वी को ऐसे देखोगे तो क्या दिखेगा? 2 खड़ी लाइन है ना, यानी कि खड़ी लाइनों की बात कर रहा है। ठीक है, खड़ी लाइन की बात कर रहा है। या फिर आपको शब्द दिखे स्तंभ को आप क्या मानोगे? खंबे मानोगे। खंबे कैसे होते हैं? बिजली के खंबे खड़े ही तो होते हैं। तो बस मिल गया आपको आंसर। वर्टिकल कॉलम को क्रमशः, इनको कॉलम भी बोला जाता है, ऐसे को क्या बोला जाता है? कॉलम भी बोला जाता है मेरे भाई। ठीक है, तो ये किसने दिया था भाई आधुनिक सारणी में? तो इसको क्या बोला जाता है? मतलब जो ये खड़ी लाइनें हैं कॉलम, इनको क्या बोला जाता है? इनको ग्रुप बोला जाता है, यानी कि ग्रुप बोला जाता है। लेटी लाइन, ये जो लेटी लाइन है इनको क्या बोला जाता है? इनको रो बोला जाता है मेरे भाई। ठीक है, रो बोला जाता है, यानी कि आवर्त पीरियड बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, यहां पे भी लिख दिया है ये देखो। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है मेरे भाई आज की आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त कितने हैं मेरे भाई? आवर्त जो है 7 है, और ग्रुप कितने हैं? ग्रुप 18 हो जाएंगे मेरी। 7 और 18 ढूंढ लो, 7 8 नहीं होगा, 7 18। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का जो है राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 3 से लेकर समूह 12 तक
के तत्वों एलिमेंट्स डी ब्लॉक को विज्ञान में क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है मेरे भाई? संक्रमण तत्व बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये पढ़ लेना, डी ब्लॉकों के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है क्योंकि इनके गुण अत्यधिक विद्युत धनी एस ब्लॉक और विद्युत ऋणी पी ब्लॉक के तत्वों के मध्य के होते हैं और इनकी बाहरी दो कक्षाएं अधूरी होती है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहे हैं आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 118 वाले सबसे अंतिम खोजे गए भारी तत्व का नाम क्या है? तो ये ओगानन सेन हो जाएगा। बड़ा ही अजीब नाम है, ये जो भी होगा देख लेना। ठीक है, ओजी से इसको डिनोट किया जाता है मेरे भाई। ठीक है, वर्तमान में मैंने बताया था ना आधुनिक अभी कितने तत्व हैं? 118 तत्व हैं मेरे भाई। ठीक है, न्यूलैंड्स जब व्यक्ति था, जब ये न्यूलैंड्स व्यक्ति अपने नियम दे रहा था उस समय कितने तत्व होते थे? 56 एलिमेंट्स होते थे। मेंडलीफ होता था, उसने जब ये अपनी मेंडलीफ नियम दे रहा था उस समय कितने तत्व होते थे? 63 होते थे। अभी वर्तमान में कितने हैं? 118। लास्ट 118वां तत्व यही है मेरे भाई, जिसका ओजी से डिनोट किया जाता है। यहाँ पे देखो, आवर्त सारणी का 118वां तत्व जिसको ओजी से डिनोट किया जाता है, यह समूह 18 यानी कि ग्रुप 18। ठीक है, ग्रुप 18 का सबसे अंतिम भारी तत्व है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन 13 को देख लेते हैं। आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के आकार एटॉमिक साइज पर क्या प्रभाव पड़ता है? हमने देखी थी ना, शेप्स देख के आए हैं अभी हम ऊपर। शेप क्या बढ़ती है? लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो शेप क्या होगी? घटेगी। अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो शेप बढ़ जाएगी। बस सिंपल सी बात, आंसर आपको मिल गया। क्या कह रहा है? लेफ्ट टू राइट जाने पर, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर जो है परमाणु का आकार घटता है मेरे भाई। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आकार घटता है, यानी कि शेप छोटी हो जाती है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, ये सारा पढ़ लेना, सब कुछ दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। 14 क्या बोल रहा है? तो 14 बोल रहा है मेरे भाई आवर्त सारणी के किसी समूह ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान क्यों बढ़ जाता है? नीचे जाने पर एक नया इलेक्ट्रॉनिक कोष जुड़ जाने के कारण जो है ये जो है परमाणु त्रिज्या का मान जो है बढ़ जाता है। और शेप की बात करूंगा तो अभी देख के आए थे, लेफ्ट टू राइट जाने पर जो है शेप घटता है मेरे भाई। ठीक है, और अगर वही परमाणु जो है ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा तो जो है शेप उसकी बड़ी हो जाएगी मेरे भाई। आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के धात्विक गुण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन धात्विक गुण घटता है मेरे भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये पढ़ लेना, यहाँ पे धात्विक गुण का अर्थ है इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता। सारी कुछ चीजें मैं बता के आया हूं मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। 16 क्या बोल रहा है? धातुओं, मेटल्स और अधातु के ऑक्साइड की रासायनिक प्रकृति जो है क्रम से कैसी होती है? जैसे कि हमने बोला था, धातु क्या होता है? धातु होता है मेटल, और अधातु क्या होता है? अधातु। एक सेकंड, अधातु। ठीक है, अधातु क्या होता है? नॉन मेटल होते हैं, जाहिर सी बात है। धातु की प्रकृति कैसी होती है? बेस होती है मेरे भाई। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? क्षारीय होती है मेरे भाई। ठीक है, और अधातु की क्या होती है? अधातु की जो है एसिडिक होती है मेरे भाई। ठीक है, एसिडिक होती है, यानी कि अम्लीय बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, माफ कीजिएगा, हिंदी में अम्लीय बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीजें याद रखना। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय और अधातुओं के अम्लीय जो है एसिडिक हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? आधुनिक आवर्त सारणी में बनी वह टेढ़ी मेढ़ी लाइन किन तत्वों को दर्शाती है जो धातुओं को अधातुओं से अलग करती है? तो उपधातु कहलाती है, जाहिर सी बात है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेटलॉइड्स कहलाते हैं मेरे भाई। ठीक है ना, मेटलॉइड्स कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसको पढ़ लेना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक उपधातु मेटलॉइड्स का उदाहरण है जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा पर स्थित होते हैं? 7 मेटलॉइड्स होते हैं मेरे भाई, उपधातु। ठीक है, 7 उपधातु। अब आप कहोगे सातों के साथ याद रखने जरूरी है, बेहद याद रखने जरूरी है। जैसे यहां पर इसने क्वेश्चन पूछ लिया कि कौन सा तत्व उपधातु है। आप उपधातु आपको सातों के साथ याद होगे तभी तो आप इनमें से जो है डिफाइन कर पाओगे कि कौन सा जो है उपधातु है। वैसे तो मिल रहा है यहाँ पे सिलिकॉन जो है उपधातु है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे देखो सारी चीजें मैंने लिख दिया है, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलिनियम, ये सारे क्या है? उपधातु है मेरे भाई। ठीक है, सारे उपधातु है, साथ के साथ आपको याद रखने हैं मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। 19 क्या बोल रहा है? किसी परमाणु द्वारा सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉनों के जोड़े को अपनी ओर आकर्षित करने या खींचने की रासायनिक प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? यानी कि ये एक परमाणु है, ठीक है, ये किसी को इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, खींच रहा है, तो इसको रासायनिक बंध में इलेक्ट्रॉन के जोड़े को अपनी ओर आकर्षित करने, खींचने की प्रवृत्ति को क्या बोला जाता है मेरे भाई? तो इसको बोला जाता है विद्युत ऋणात्मकता मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
19 का मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, पूरी आधुनिक आवर्त सारणी में किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता का मान सर्वाधिक होता है। तो अभी अभी देख के आए हैं, नीचे थ्योरी में भी मैंने बताया था, फ्लोरीन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है भाई क्वेश्चन, डायरेक्ट ऐसे ही पूछता है, बताइए आधुनिक आवर्त सारणी में किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। किसी पदार्थ पर नेगेटिव चार्ज होगा तो वो पॉजिटिव को अपनी तरफ आकर्षित करेगा ना, यहां से इलेक्ट्र जो है आकर्षित करेगा। तो बस इसी को जो है मोस्ट ऋणात्मक किसको बोला जाता है, तो मोस्ट ऋणात्मक जो है फ्लोरीन को बोला जाता है मेरे भाई। ठीक है, आई बात समझ में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, किसी विलगित उदासीन गैस परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को क्या बोला जाता है। तो क्या बोला जाता है मेरे भाई, आयनन या ऊर्जा आयनन विभव इसको बोला जाता है। ठीक है, आगे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं। 22 बोल रहा है, किसी उदासीन परमाणु के बाह्यतम कोश आउटर शेल की बात कर रहा है में एक नया इलेक्ट्रॉन प्रवेश करने या डालने पर मुक्त होने वाली ऊर्जा को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी बोला जाता है मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, इसको आप देख लेना। आगे चलते हैं मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 को देख लेते हैं। 23 में क्या बोला गया, आधुनिक आवर्त सारणी के मुख्य चार्ट के नीचे दो अलग क्षैतिज पट्टियां दी गई हैं, उसमें पहली पट्टी परमाणु संख्या 18 58 से 71 को क्या कहा जाता है। मैंने बताया था ना, सबसे अलग ही दो पट्टियां दी गई है, पूरी आवर्त सारणी मैंने आपको दिखाई थी। ठीक है, उसके नीचे जो है दो पट्टियां दी गई है। ठीक है, दो अलग अलग पट्टियां दी गई है। वैसे तो ये ऊपर वाली ही लाइनों की एक्सटेंसल रेखाएं हैं, लेकिन ये जो अलग दो से पट्टियां दी गई है ना, इनको अलग से आपको जो है देखना होता है। इन दो अलग अलग पट्टियों को, ये पहली पट्टी है मेरे भाई और ये दूसरी पट्टी है मेरे भाई। ठीक है, ये दूसरी पट्टी है मेरे भाई। तो पहली पट्टी को क्या बोलते हैं, पहली पट्टी को लेंथेनाइट्स बोलते हैं मेरे भाई। ठीक है, लेंथेनाइट्स बोलते हैं। और दूसरी पट्टी को क्या बोलते हैं, यहां पे बोलता हूं पहली पट्टी, ये डायरेक्ट पूछता है क्वेश्चन, पहली पट्टी को क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड्स बोलते हैं, और दूसरी पट्टी को क्या बोलते हैं, दूसरी पट्टी को एक्टेनॉइड्स बोलते हैं मेरे भाई। आई बात समझ में। तो ये सारी चीजें याद रखना, यहां पे लिखा भी होगा। ठीक है, ये सारा पढ़ लेना, बाकी यही सारी चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला गया, आवर्त सारणी की सबसे नीचे दी गई दूसरी अलग पट्टी, अभी मैं ऊपर बता के आया हूं, 90 से 103 को क्या कहा जाता है, जिसके अंतर्गत यूरेनियम जैसे भारी तत्व आते हैं, इसको एक्टेनॉइड बोलते हैं। ये देखो, आवर्त सारणी की सबसे नीचे अलग दो लाइनें, पहली पट्टी को लेंथेनाइट्स और दूसरी पट्टी को जो है एक्टेनाइट्स बोला जाता है मेरे भाई। ठीक है, एक्टेनाइट्स जो है इसको बोला जाता है। आई बात समझ में। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 को, लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं फटाफट से मेरे भाई। आवर्त सारणी के समूह 18 में पाई जाने वाली हीलियम, नियोन और आर्गन जैसी गैसों को क्या कहा जाता है, अक्रिय गैस बोला जाता है। पिछले चैप्टर में ये बता के आया हूं, नोबल गैस बोला जाता है इनको, या फिर इनर्ट गैस जो है इनको बोलते हैं मेरे भाई। ठीक है, यहां पर हमारा चैप्टर 4 जो है खत्म होता है। कंप्लीट मैंने सारांश यहां पे करवा दिया है, कोई भी टाइम वेस्ट नहीं किया है, सारी चीजें बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाइए मेरे भाई। ठीक है, तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बस वीडियो को यहां पर खत्म करते हैं। कल जो है हम केमिस्ट्री का 5वां चैप्टर करेंगे, तो अच्छे से फीडबैक जरूर देना और वीडियो को जो है लाइक और शेयर कर देना मेरे भाई। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को भी जो है शेयर कर देना मेरे भाई। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पर सारी जो है डिटेल से आपको पीडीएफ मिल जाएगी मेरे भाई। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल वाली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।